आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी के तहत जो बिहार में टीचर की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए जो सिलेबस है एससीईआरटी बुक है, और उसी क्रम में आज हम लोग 12वें बुक को देखने वाले हैं। तो ये जो 12वां बुक है उसमें हम लोग ख़त्म करने वाले हैं कक्षा 8 की जो बुक आती है अतीत से वर्तमान, यानी यह जो बुक है हिस्ट्री की बुक है और इसको आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके आपको बीपीएससी का चाहे वह टीचर वाली एग्ज़ाम हो रही है वह आपको बीपीएससी के ऐसे भी जो नॉर्मल एग्ज़ाम होता है उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। क्योंकि यह जो आप बुक है देख रहे हैं 8वां क्लास की, इसमें पूरा मॉडर्न आपको इतिहास पढ़ना है। तो अगर पूरा मॉडर्न पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर इतिहास है क्या गवाह है कि जब देख लीजिए आप बीपीएससी का कोई भी पेपर उठाकर, चाहे वह 69वीं हो या 68वीं हो, कोई भी पेपर हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो आपको मॉडर्न से ही पूछता है। और यहाँ पे इस बुक में अगर हम बात करें तो पूरा मॉडर्न दिया गया है और यहाँ पे वो भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, ताकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके कोई भी अगर बीपीएससी आयोग एग्जाम ले रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आने का है। तो यहाँ पे आप टोटल देख लीजिए कि इस बुक में जो है टोटल 15 चैप्टर दिया गया है। तो यहाँ पे 15 चैप्टरों में समझ लीजिए कि पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे आज की अगर हम बात करें क्लास में तो 5 जो चैप्टर है हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अगर समय मिला तो फिर आगे जो है इसमें कवर किया जाएगा। और इस सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके टीचर वाले एग्जाम के लिए, आपने सुना होगा कि आपका एक अलग से पॉइंट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पे खुद देख लीजिए 12 नंबर चैप्टर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खुद इसमें चैप्टर रही है। तो यहाँ पे इसको तो जरूर कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है एग्जाम के लिए और आपके सिलेबस में दिया है, और इसको एक छांट कर अलग से भी दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। तो यहाँ पे इस बुक में भी एक चैप्टर है तो उसको भी कवर करना पड़ेगा। आज का जो क्लास है वह केवल आपका जो इसमें देख रहे हैं 5 चैप्टर उसी को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं कि आप लोगों को हम बताए थे कि यहाँ बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाली है प्राइमरी तक, तो प्राइमरी तक आपको टोटल जो है 15 बुक कवर करना है। तो 15 बुक में आज जो है आपका 12वां बुक शुरू हो गया है। इसको पूरा कोशिश है कि पूरा इसका ख़त्म कर दिया जाए। बाकी के जो 3 बुक बच जाता है वो आपका 7वें क्लास में एक और बच जाता है 7वां का हिस्ट्री, उसके बाद 8वां में देखें तो ज्योग्राफी और फिर आपका साइंस। तो यही आपका 3 बुक जो है यहाँ पे बाकी रह जाएगा। यहाँ पे अगर हम मतलब इसका आने का चांस बहुत कम है, मतलब समय मिला तो आएगा, नहीं तो या आपको नहीं आने वाला है, खुद से पढ़ना पड़ेगा या अदर चैनल पे आप लोग इसको जरूर कवर कर लीजिए पहले ही, मेरे भरोसे मत रहिएगा। क्योंकि मेरा भी एग्जाम है तो समय नहीं मिल पा रहा है, अगर समय मिला तो इसको कवर किया जाएगा या आपको मतलब कम ही चांस आएगा। तो आप खुद यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। चलिए हम 8वीं क्लास की जो हिस्ट्री है उसको कवर करते हैं पहले चैप्टर से। पहला इसमें अध्याय दिया गया था कि कब, कहाँ और कैसे। यहाँ पे देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है पुनर्जागरण की, यहाँ पुनर्जागरण क्या होता है। तो आपके बुक में दिया गया कि आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तन हुए और उसी को कहा जाता है पुनर्जागरण। अनेक परिवर्तनों से मतलब क्या हुआ, यानी बहुत सारे औद्योगिक विकास हुआ और उसी के माध्यम से जो नए नए चीज़ें इसमें देखने को जन्म हुआ उसी को बोला जाता है पुनर्जागरण। तो सबसे पहले पुनर्जागरण जो शुरुआत हुआ था वह हुआ था यूरोप में। यूरोप में कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था और ये 15वीं सदी में हुआ था। तो यहाँ से याद रखिएगा सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 15वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो यूरोप के इटली में हुई थी। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए अगला इसमें पॉइंट आपके बुक में दिया गया था कि स्पेन के जो निवासी थे कोलंबस, ये 1492 ईस्वी में निकले थे स्पेन से और यहाँ पे जाते जाते इनको एक समुद्री मार्ग मिला अमेरिका जाने का। तो यहाँ पे इनको कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा जो है अमेरिका जाने के लिए रास्ता खोजा गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कब खोजा गया था, 1492 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो कोलंबस के द्वारा। ये स्पेन के यात्री थे। तो यहाँ पे ये आपको याद रखिएगा। भारत की बात करें तो भारत को मालूम होगा सबको कि यहाँ भारत की खोज जो है किसने किया था, भारत के समुद्री मार्ग का खोज यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे देखिए पुर्तगाल के एक निवासी थे वास्को डी गामा, जो 1498 में जो है यूरोप से चलकर भारत आए थे और यहाँ पे भारत आने के बीच में जो मार्ग इन्होंने खोजा समुद्री मार्ग, तो उन्हीं की ये खोज किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही हैं आपके कौन, तो ये वास्को डी गामा। इनके बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो आगे इनके बारे में अच्छे से डिटेल में कवर करना है आपके इसी में, तो आगे मिलेगा। अब हम बात करते हैं पूंजीवाद का। पूंजीवाद क्या होता है, तो 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, उसी को बोलते हैं पूंजीवाद। तो यहाँ पे नई सामाजिक व्यवस्था कौन जन्म हुआ, तो यहाँ पे इस समाज में जो है 2 वर्ग आपको उत्पन्न हुए। एक आपके हुए पूंजीपति वर्ग, दूसरा जो हुए वह श्रमिक वर्ग हुए। पूंजीपति वर्ग का काम था कि हाँ पूंजी फंसाकर एक नया उद्योग चालू करना, और श्रमिक वर्ग का काम था इसमें काम करके जो है आपको इसमें औद्योगिक विकास करना, अपने देश का विकास करना और अपना भी विकास करना। तो यही जो है कहलाता है पूंजीवाद। तो यहाँ पे पूंजीवाद देख लिए। अब हम बात करेंगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है,
तो यूरोप में उद्योग की स्थापना के बाद वहाँ से बनी जो भी सामान बनती थी वहाँ पे उद्योग में, और तथा उनके कच्चे मालों की जो आवश्यकता होती थी, तो उसके लिए अन्य देशों ने, जितने भी वहाँ के देश थे, वह अपना अलग अलग जो है दूसरे देशों में जाकर जो है अपना सामान बेचने लगे और अपना साम्राज्य फैलाने लगे। और यहाँ पे इसी के माध्यम से 18वीं सदी के अंत तक यहाँ पे यह साम्राज्य व्यवस्था के कारण यूरोप के अनेक देश जो है अपने आर्थिक, राजनीतिक और अधिकार प्राप्त करने के लिए दूसरे पे कब्जा किया, साम्राज्यवाद फैलाया, और उसी को बोला जाता है उपनिवेशवाद। तो ये उपनिवेशवाद भी आप समझ लिए होंगे। अब हम बात करेंगे अमेरिकी क्रांति। जैसे देखिए भारत में स्वतंत्रता हुआ, उसके जो क्रांति हुई थी नेशनल मूवमेंट, उसी के लिए उसी प्रकार अमेरिका में भी क्रांति हुआ था। उसमें क्या हुआ था, तो अमेरिका की खोज के बाद 18वीं शताब्दी में जो है यूरोप, जितने भी यूरोपवासी थे ये भी जाके अमेरिका पे आपको कब्जा कर लिए थे और यहाँ पे ये भी आर्थिक शोषण करते थे। और इसी की वजह से क्या हुआ कि अमेरिका जो है आपको यूरोप से लड़ाई किया, आपको संघर्ष किया, और फिर जाके अमेरिका यहाँ से आज़ाद हो गया, और यही कहलाती है अमेरिकी क्रांति। तो अमेरिका जो आज़ाद हुआ था वह 4 जुलाई 1976 को आज़ाद हुआ था। जैसे भारत के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और वो भी यूरोप से ही हुआ था। तो उसी प्रकार अमेरिका पे भी कब्जा था आपको ब्रिटेन का, अंग्रेज़ों का। तो यहाँ पे यही अमेरिकी क्रांति हुआ था, और इसी के माध्यम से 4 जुलाई 1976 को जो है अमेरिका यहाँ से आज़ाद हो गया था। उसी प्रकार देखिए फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था, यह भी आपको यहाँ पे यूरोप वासियों ने, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे क्या किया था, तो यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया था। और उसके बाद 1789 में होती है फ्रांसीसी क्रांति, और उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रांस भी आज़ाद हो जाता है। उसी प्रकार रूस में भी क्रांति होती है, तो रूस वाली क्रांति 1917 में होती है। तो आपको पूरा डेट याद रखना है कि अमेरिका में क्रांति 1976 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, और रूसी क्रांति 1917 में। आपके बुक में दिया गया है, तो आपको समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे, आपके बुक में एक और लाइन दिया गया था कि आधुनिक काल का जो समय है वह 1750 ईस्वी के बाद जो है माना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1750 ईस्वी के बाद वाला जो समय है आधुनिक काल का समय कहा जाता है। उसके बाद आपके बुक में एक पुस्तक दिया गया था कि हाँ, इस पुस्तक के बारे में जो है, इसका लेखक कौन है, कब प्रकाशित किया गया, तो वह बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस पुस्तक के लेखक है जेम्स मिल, और ये आते हैं स्कॉटलैंड से। इन्होंने 1817 में यह पुस्तक लिखा था। तो याद रखिएगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पुस्तक का लेखक कौन है, जेम्स मिल है। 1817 में यह लिखा गया था। आगे चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया गया था कि भारत में कैमरे के प्रयोग के बारे में, कि भारत में सबसे पहले कैमरा का प्रयोग हुआ था वो कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी के दौरान हुआ था। और उसके बीच में जो है उसी के समय जो है इनका एक फ़ोटो खींचा था। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये आपके हैं मुगल सम्राट अंतिम जो आपके बहादुर शाह द्वितीय थे। तो इनका फ़ोटो जो खींचा गया था अभी भी यहाँ पे संभाल के रखा गया है। तो ये 1850 में सबसे पहले भारत में प्रयोग किया गया था कैमरा का। उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कितने देश हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस बुक में अगर हम बात करें तो इस बुक में देखिएगा तो 2, 4 और 2, 6 दिया गया था। यानी आपको भारतीय उपमहाद्वीप में जो है आपको इस बुक में, यानी आपका जो एससीईआरटी बुक है इसमें 6 देश दिया गया है। वहीं आप अगर पढ़ रहे हैं आपको लुसेंट, तो लुसेंट में 5 जो देश दिया गया है। और वहीं आप पढ़ रहे हैं विकीपीडिया पे, तो विकीपीडिया पे जो है आपको 7 बुक दिया गया है। तो यहाँ पे आपके अनुसार है कि यह कौन देख रहा है। अगर एससीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो एससीईआरटी में यही आपका जो 6 देश को कवर करना है। 6 देश में अगर 5 देश देखिए आपको लुसेंट में जो है मालदीव नहीं दिया, आपका जो श्रीलंका इसमें नहीं दिया गया है। बाकी जो 6 देश है ये आपको एससीईआरटी में दिया गया है। तो आपको एससीईआरटी वाला भी है, याद रख सकते हैं। और आप जब देखिएगा नेट पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे अलग बताता है। तो हम लोग एससीईआरटी को ही कवर करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन शामिल देश है, तो भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, और उसके बाद पाकिस्तान है और मालदीव है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। और आपके एक और इसमें जोड़ दीजिएगा श्रीलंका, तो ये दिया गया है आपके दूसरे बुक में। तो यहाँ पे एससीईआरटी बुक में याद रखिएगा यही आपके 6 देश ही हैं। एक बात और आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए गलत हो रहा है कुछ, तो जैसे जैसे मतलब कोई भी वीडियो हो, मेरा कोई भी वीडियो हो, मान लीजिए वहाँ पे अगर कोई गलत हुआ है, चाहे मेरा वजह से हुआ हो या टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ हो, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, वीडियो को अगर कोई भी आप देख रहे हैं तो वीडियो के जो नीचे रहता है कमेंट बॉक्स, आप उसमें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मान लीजिए कोई भी चीज़ जो गलत हो रहा है हमें जब पता चल रहा है तो उसको क्या किया जा रहा है कि कमेंट बॉक्स में उसको करेक्शन करके और उसको पिन कर दिया जा रहा है, ताकि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर उसको देखकर करेक्शन कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर जो है कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कोई गलत हो रहा है, आपसे अगर पकड़ा रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, और खुद वहाँ पे देखिए आपका कमेंट बॉक्स में जो पिन है उसको ज़रूर एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग।
आगे की अगर हम बात करें तो अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि जो म्यांमार देश है यानी तत्कालीन जो वर्मा था, यानी 18वीं 19वीं शताब्दी में जो है जो म्यांमार है उसको पहले हम लोग वर्मा जानते थे। उसी प्रकार जो श्रीलंका वर्तमान में देखते हैं पहले सिलोन के नाम से जानते थे। यानी आपको वर्मा और सिलोन जो है ये पहले 1937 तक जो है ये आपको अंग्रेज़ों के अधीन थे, यानी अंग्रेज़ों का इस पर कब्जा था। उसके बाद 1937 के बाद ही आपको वर्मा और आपको जो सिलोन थे अलग हुआ, और यहाँ पे जो वर्मा है अभी वर्तमान में इसको हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं, और उस समय का जो सिलोन था उसको हम लोग श्रीलंका के नाम से वर्तमान में जानते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। और ये 1937 तक ये दोनों जो है आपको अंग्रेज़ों के अधीन था। उसी प्रकार अगर हम भारत की बात करें तो भारत सबको मालूम होगा कि 1947 तक ये अंग्रेज़ों के अधीन रहा। उसी प्रकार देखिए जब भारत यहाँ पे आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आपको मालूम होगा कि भारत जो है 2 पार्ट में बट गया था, एक भारत और दूसरा आपका पाकिस्तान में बट गया था। तो पाकिस्तान का जो यहाँ पे पूर्वी वाला हिस्सा था वो अभी अलग हो गया था 1971 में, और 1971 में है एक अलग देश बन गया था आपको पाकिस्तान से हटकर, वह बना था बांग्लादेश। तो याद रखिएगा कि 1971 में पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है अलग हो गया था और एक अलग देश बन गया था जिसको हम लोग जानते हैं वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से। तो आपको बांग्लादेश के बारे में सबको मालूम होगा। उसी प्रकार देखिए अगला यहाँ पे है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार और जो उड़ीसा देखते हैं ये बंगाल के अंग था। यानी आपको 20वीं शताब्दी जब शुरू हुआ था तो उस समय जो है बंगाल के अंदर ही बिहार और उड़ीसा यहाँ पे आता था। यहाँ पे ये दोनों अलग कब हुआ तो 1912 में जब मालूम होगा आपको कि जब आपको दिल्ली दरबार बुलाया गया था तो वहाँ पे बिहार और उड़ीसा जो है यहाँ पे बंगाल से अलग हो गया था। तो याद रखिएगा कि आपको बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो आपको ये अलग हुआ था 1912 में। जब 1912 में बिहार अलग हुआ था बंगाल से तो यहाँ पे आपको बिहार में ही उड़ीसा हुआ करता था। तो उड़ीसा जो है 1936 में भी बिहार से अलग हो गया और ये अलग राज्य बन गया आपका उड़ीसा। उसी प्रकार देखिए बिहार से ही आपको यह मालूम होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 2000 ईस्वी को भी आपको यहाँ से झारखंड अलग हो गया और एक अलग आपका राज्य बन गया था। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार से, जो बिहार से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1912 में जो है बिहार से, और बिहार अलग हुआ खुद कहाँ से, बंगाल से। 1936 में आपको अलग हुआ उड़ीसा बिहार से, और 2000 ईस्वी में झारखंड आपको अलग हुआ किससे, तो बिहार से। ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा। और 15 नवंबर 2000 को भी बताए हैं कि झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था। अब हम बात करेंगे, आपके बुक में दिया गया था कि सरकारी जितने भी दस्तावेज होते हैं उसको कहाँ रखा जाता है। तो जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं उसको अभिलेखागार में रखा जाता है, और ताकि वहाँ पे सुरक्षा रह सके। तो यहाँ पे आपके बुक में कुछ दिया गया था अभिलेखागार, और वह कहाँ पे स्थित है चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है राष्ट्रीय अभिलेखागार, तो ये आपके दिल्ली में पड़ता है। एक आपको पटना में है सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिहार वाला एग्जाम है तो पटना में है सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय। उसी प्रकार एक और दिल्ली में दिया गया था नेहरू स्मारक पुस्तकालय है, यहाँ भी आपको पड़ता है दिल्ली में। तो ये आपको चीज़ याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे इसके अभ्यास को। पहला आपका क्वेश्चन है कि पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक कमाना। तो जितने पूंजीपति होते हैं उसका उद्देश्य यहाँ पे जो भारत में आए थे उसका उद्देश्य था क्या, यानी आपको अधिक से अधिक लाभ कमाना, यानी मुनाफा कमाना। तो आपके ऑप्शन में अगर लाभ हो या मुनाफा हो तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी के में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे खाली स्थान कहते हैं। तो बताएं कि 15वीं शताब्दी के अंत में यानी आपको एक नया जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको बोलते हैं पुनर्जागरण। तो यहाँ पे आप पुनर्जागरण आप 2 नंबर में इसको भर लीजिएगा। उसके बाद अगला है कि मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को खाली स्थान क्रांति कहते हैं। तो मशीनों के द्वारा जो भी उत्पादन हुआ उसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ पे आप औद्योगिक भर लीजिए, औद्योगिक हो गया। उसके बाद देखिए घ नंबर है कि खाली स्थान में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो अभी बताए हैं अभिलेखागार में क्या होता है, तो आपको इसमें सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पे अभिलेखागार भर दीजिए, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगर नंबर है कि समय के साथ देश और राज्य की खालिस्तान सीमाओं में परिवर्तन होते रहता है। तो यहाँ पे समय और समय के साथ क्या होता है देश में, तो देश के भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आप भौगोलिक भर दीजिए, तो आप यहाँ पे भौगोलिक भर लीजिए। आगे हम बात करेंगे, अगला इसमें अभ्यास दिया गया है सही और गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर कौन नंबर है कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही बात है, तो आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी प्रकार ख नंबर है आपका यहाँ पे कि अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल के द्वारा भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे इन्होंने नहीं बांटा था। जेम्स मिल का पुस्तक यहाँ पे लिखा गया था, आपको मालूम होगा ब्रिटिश भारत ऑफ इंडिया लिखा गया था। उसके बाद देखिए ग नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी।
तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये गलत है। वहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था की शुरुआत किया गया था जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। तो यहाँ पे ये ग नंबर पॉइंट आपका गलत है। घ नंबर आपका है कि ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये भी आपका सही है। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में अगर देखिएगा तो वहाँ पे एक मतलब जितने भी आदमी होते हैं उसके भी वहाँ पे चर्चा की हुई रहती है। तो आपका घ नंबर भी सवाल सही है। अंग नंबर है कि आज़ादी के पहले हमारे देश की भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी क्या वहीं रह गई है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको समय के साथ देश की जो सीमा होती है, भौगोलिक सीमा, वो बदलती रहती है। अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे अंग नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे 2 नंबर चैप्टर। देखिए यहाँ पे 2 नंबर चैप्टर नहीं, एक बार 3 नंबर चैप्टर आ गया, क्योंकि 2 नंबर जो चैप्टर है आपका बहुत ही लेंदी है। और उसमें समझ लीजिए कि आपको क्या है, उसमें दिया गया है आपको पूरा यूरोपीय आगमन और जितने भी क्षेत्रीय राज थे, यानी मराठा, मैसूर, बंगाल को कैसे अंग्रेजों ने पराजित किया, और उसको हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। यानी आपको आखिरी चैप्टर जो होगा वह 2 नंबर होगा। तो चलिए अभी हम कवर करते हैं 3 नंबर चैप्टर को। 3 नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें पढ़ना है ग्रामीण जीवन और समाज के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें भारत के कुल आबादी का, तो भारत में जो कितने भी आबादी है 68% जो लोग हैं अभी भी भारत में गांव में रहते हैं। ये आपको SCERT का डाटा है, तो याद रखिएगा 68% लोग जो है अभी वर्तमान में गांव में रहते हैं। और आपके बुक में दिया गया था भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली के बारे में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन है एकदम आने का मतलब यहाँ पे 100% चांस बनता है। तो एक बार इसको जरूर अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे बात भू राजस्व प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी बंदोबस्त, जिसको बोलते हैं इस्तेमारी व्यवस्था। उसी प्रकार रैयतवारी होता है और महालवारी होता है। ये जो आपके 3 जो है आपको भू राजस्व प्रणाली व्यवस्था थी अंग्रेजों के समय में, और ये आपके भारत के 3 क्षेत्रों में थी। तो यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है कि महालवारी की क्षेत्रों में था या आपका अस्थाई किस में था, या आपको जिसमें जो है ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो यहाँ पे एक बार सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग यहाँ पे S लिखेंगे, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त हो गया। उसके बाद देखिए M से है महालवारी, तो यहाँ पे महालवारी लिख दिए। R से हम लोग लिखे यहाँ पे रैयतवारी। यहाँ पे इसको हम ट्रिक से बताने के लिए किए हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। सबसे पहले भारत का मैप आपको ऐसे रफ वर्क पे बना देना है कैसे भी, और यहाँ पे देखिए MRS लिखना है, MRS, बस आपको ऐसे लिखना है MRS। तो यहाँ पे ऐसे क्रम में लिखिएगा आपको MRS। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर महालवारी, यहाँ पे हो जाएगा आपका रैयतवारी, और इधर आपका अस्थाई बंदोबस्त। तो यहाँ पे कभी भी नहीं भूलिएगा और ऐसे गलती भी नहीं होगा। आप एक मूवी देखे होंगे जीनियस मूवी। जीनियस मूवी जो गुंडा रहता है उसका नाम रहता है MRS। तो यहाँ पे वही MRS ट्रिक है। M से याद रखिएगा महालवारी। तो यहाँ पे देखिए महालवारी किस क्षेत्र में, यानी आपको ऊपर वाला हिस्सा में है भारत के। तो यहाँ पे आपको जितने भी राज्य पड़ते हैं यहाँ पे, तो वो आप उसमें हो जाएगा महालवारी। जैसे यहाँ पे पंजाब हरियाणा हो गया, तो यहाँ पे वो हो गया। उसी प्रकार देखिए अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई जो बंदोबस्त है यहाँ पे S से हो गया। और यहाँ हम लोग अगर हम बात करें A वाला क्षेत्र का, तो यहाँ पे देखिए किस एरिया में आता है। अभी देखिए यहाँ पे आपका जो बिहार है, उड़ीसा, बंगाल हो गया, ये सब क्षेत्र में आपका अस्थाई बंदोबस्त था। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हम रैयतवार में बात करें तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आ रहा है रैयतवारी। तो यहाँ पे इस पास में जितने भी क्षेत्र थे महाराष्ट्र साइड में, तो यहाँ पे आपके हो गए रैयतवारी। तो यहाँ पे अगर इसको याद रखिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ऐसे पूछता है कि जो रैयतवारी व्यवस्था था वो आपके उपजाऊ भूमि के कितने % भूभाग पे लगाया गया था। तो वह 52% भूभाग पर लगाया गया था। अस्थाई कितना लगाया था, तो अस्थाई जो है आपको 19% भूभाग पर लगाया था। महालवारी कितने पर लगा था, तो 29% भूभाग पर लगा था। उसी प्रकार पूछता है कि आपको अस्थाई बंदोबस्त का जो है इसमें किसने लाया था, तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के तो समय में आया था। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे महालवारी पूछे कि कौन किसने लाया था, तो आपको विलियम बेंटी के द्वारा लाया गया था। उसी प्रकार पूछे रैयतवारी किसके द्वारा लाया गया था, तो आपको मुंडरो के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा MRS। तो यहाँ पे MRS याद रखिएगा, ठीक है। और उसी प्रकार ये भी याद रखिएगा कि आपको MRS के बारे में देखिए 29, 52, 19 ऐसे याद रखिएगा। 29, 52, 19, तो ये भी आपको याद रखिएगा ऐसे 29, 52, 19 MRS ऐसे याद रखिएगा। तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि यह आपको अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी प्रथा क्या था। तो यहाँ पे देखिए 1793 में भी देखे हैं कि आपको कॉर्नवालिस के द्वारा यह लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त। और आपके यहाँ पे लागू कहाँ पे था, तो आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो है आपको यहाँ पे लागू था अस्थाई बंदोबस्त। अभी देखे हैं कि भारत का मैप ऐसे ऐसे आपको रफली बना लेना है और फिर क्या करना है MRS, यहाँ पे M, यहाँ पे R और यहाँ पे S। तो S आ रहा है यहाँ पे इस एरिया में, यानी बिहार बंगाल वाला में। तो आपको याद रखिएगा कि यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश में लागू था। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसे भी एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि बिहार में कौन सा जो है भू राजस्व प्रणाली लागू था, तो आपको बिहार में अस्थाई था। तो यहाँ पे ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखिएगा। उसमें यहाँ पे क्या होता था, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो लगान है जमींदार वसूल कर
फिर जाकर कंपनी को देता था। यानी आपको यहाँ पे जो ज़मींदार था वहीं आपको किसानों से कर वसूलता था और फिर जाकर यह कंपनी को देता था। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो ज़मीन का मालिक होता था वह ज़मींदार होता था, क्योंकि ज़मींदार ही यहाँ से कर वसूलता था। बाढ़ या मान लीजिए कोई बाढ़ या अकाल आ गया तो ज़मीन बाढ़ या कुछ भी आए तो आपको लगान देना ही है। तो ऐसा व्यवस्था इसमें था। उस प्रकार देखिए अभी बताया है कि आपको यह 19% कृषि योग्य भूमि पर यह लागू था। और यहाँ पे क्या होता था कि ज़मींदार जो कर वसूलता था, मान लीजिए जितना कर वह वसूला है तो 10/11 भाग जो है वह ले जाकर अपने राज्य में कंपनी को देता था और 1/11 भाग वह स्वयं रखता था। तो यहाँ से ये सब चीज़ें याद रखिएगा। उसी प्रकार हम बात करें आपको इसमें अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त थे, यानी आपको तो इसके आधार पर एक बुक लिखा गया था और वह बुक था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। और इसके जो लेखक है कौन है, तो रिकॉर्डो है। आप सुने होंगे रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत। तो यहाँ पे जो लगान लेता था उसी के ऊपर एक पुस्तक लिखा गया था, 1821 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स रिकॉर्डो के था। और यहाँ पे इसमें क्या इसने वर्णन किया था, तो इनका कहना था कि ज़मींदारों का उत्पादन से सीधा योगदान नहीं है, यहाँ पे वो बेकार में जो है आपको मालिक बना हुआ है और यह कर वसूलता है। तो यहाँ पे यही लगान सिद्धांत दिया गया था रिकॉर्डो का। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी की बात करें तो अभी देखे हैं भारत का ऐसे ऐसे मैप बनाइए और फिर देखिए MRS, तो यहाँ पे आर वाला क्षेत्र आ रहा है इधर वाला, तो यहाँ पे इस एरिया में आपको यह लागू था। यहाँ पे रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1792 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। और इसमें लगान जो होता था वह सीधे किसानों के संपर्क में करा दिया जाता था कि हाँ किसान को ही बोला गया था डायरेक्ट कि हाँ आप जितने भी कर देना चाहते हैं वह ले आकर यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपको सीधे सरकार को देना है, यानी जो कंपनी को देना है। तो यहाँ पे देखिए रैयतवारी मतलब होता है किसान। तो यहाँ पे देखिए रैयत मतलब होता है किसान, वैसे भी याद नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे देखिए रैयतवारी और खेती बाड़ी, सुनिए होंगे खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी कौन करता है, वो किसान ही करता है। तो खेती बाड़ी और रैयत बाड़ी, तो यहाँ पे यह याद रखिए कि रैयत बाड़ी में जो है कर कौन देता था डायरेक्ट, तो किसान डायरेक्ट ले जाकर कंपनी को देता था। लेकिन जमींदारी देखे हैं तो जमींदारी में क्या होता था, तो किसान पहले देता था जमींदार को और फिर जमींदार ले जाकर देता था कंपनी को। यहाँ पे लेकिन डायरेक्ट जो है आपको रैयत बाड़ी यानी खेती बाड़ी यानी कृषक को ही इसमें मालिक बना दिया गया था। तो याद रखिएगा इसमें कोई जमींदार नहीं था। यहाँ पे क्या होता था कि इसमें लगान जो है उपज के आधार पर होता था, जो उपज का 50% था, यानी जितना भी उपज हो रहा है 50% ले जाकर आपको खुद जो है कंपनी को देना है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो इस ज़मीन का मालिक जो होता था किसान को बना दिया गया था। और यह कृषि जो है कृषि जितने भी भूमि योग्य था उसका 52% हिस्सा पर आपको रैयतवारी व्यवस्था लागू था। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा। रैयतवारी देख लिए। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको महालवारी की बात करें तो महालवारी की बात करें तो यह आपको लाया था विलियम बेंटी के समय में आया था 1833 में। और यह जो है आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू था। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भारत का मैप ऐसे ऐसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका M और यहाँ पे R और S, तो यहाँ पे M वाला एरिया यहाँ पे आ रहा है, यानी आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आपके जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है आपको पश्चिमी वाला, तो ये भी इसमें आ रहा है। तो महालवारी व्यवस्था आप देख लिए। और यह आपको अगर हम बात करें तो महालवारी मतलब क्या होता है, तो महालवारी यानी आपको माल वाला पार्टी। तो यहाँ पे देखिए गांव में जो भी माल वाला पार्टी उस समय हुआ करता था, यानी उसको बोलते थे, पहले हम लोग बोलते थे महाल, यानी गांव में जितने भी देखिएगा कितने भी बड़े बड़े जो किसान होते थे यानी मालदार पार्टी होते थे तो उसको बोलते थे महाल, इसलिए इसको कहा गया महालवारी व्यवस्था। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पे जितने भी यहीं आपके जो महालवारी थे यानी जो गांव के बड़े बड़े ज़मींदार जो बड़े बड़े ज़मीन वाले मालिक थे यहीं आपको कर वसूलते थे और फिर ले जाकर कंपनी को देते थे। तो यहीं कहलाया गया महालवारी व्यवस्था। और यह 29% भूभाग पर लागू था। तो यहाँ पे आप तीनों जो है भू राजस्व व्यवस्था देख लिए हैं। अब हम आगे बुक में दिया गया था आपके कि दक्कन का विद्रोह। तो दक्कन का जो विद्रोह हुआ था वो 1875 में हुआ था। तो यहाँ पे यह क्यों हुआ था, तो यहाँ पे देखिए यह आपको महाराष्ट्र, पुणे, अहमदनगर जिला में हुआ था। यहाँ पे रैयतवारी व्यवस्था आपको लागू था। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ किसान जो है लगान के ऊंची दर से परेशान होकर महाजनों के विद्रोह में यहाँ पे विद्रोह किया था और यही कहलाया दक्कन का विद्रोह। दक्कन वाला हिस्सा ही आपको होता है महाराष्ट्र में, तो ऐसे भी आपको इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। और यहाँ पे रैयतवारी व्यवस्था लागू था। उसके बाद देखिए अंग्रेज भारतीय किसानों ने जबरन नकदी फसल उगाते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो नकदी फसल होता है उसमें क्या होता है कि आपको जो भी मान लीजिए उत्पादन हो रहा है नकदी फसल उसको बेचकर उसी समय पैसा मिल जाता था। इसलिए यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा जितने भारतीय किसान से उनसे जो है ज़बरदस्ती जबरन क्या किया जाता था, तो नकदी फसल उगवाते थे। तो नकदी फसल में कौन कौन फसल आते हैं यहाँ पे देख लीजिए कि आपको गन्ना हो गया, नील हो गया, तंबाकू हो गया, अफीम हो गया। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी फसल खेत में उगाया जा रहा है तो व्यापारियों के द्वारा सीधे खेतों से ही खरीद लिया जाता है और आपको डायरेक्ट पैसा जो है इसे मिल जाता था और लगान जल्दी मिलता था।
इसलिए जो है किसानों से अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती खेती करवाते थे। तो यहाँ से ऐसे याद रखिएगा। जैसे आपको उदाहरण भी है, आपके बुक में दिया गया है कि हाँ कहाँ कहाँ पे नकदी फसलें ज़्यादा होती थी। जैसे आपको पूछे कि हाँ आपको सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन कहाँ होता था, तो आपके बंगाल वाले क्षेत्र में होता था। उसी प्रकार देखिए चाय की बात करें तो असम में, और बिहार में आपको मालूम होगा नील, सोरा और अफीम। तो ये आपको चीज़ बहुत याद रखना है, क्योंकि अब बिहार वाला बीपीएससी एग्जाम है। तो याद रखिए कि नील, सोरा और अफीम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता था, तो यह बिहार में होता था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अब आगे आपको बुक में दिया गया था नील दर्पण के बारे में, क्योंकि आपको मालूम होगा जो है नील के बारे में खेती करवाया जा रहा था बिहार में। तो यहाँ पे एक पुस्तक लिखा गया था उसी समय, नील दर्पण 1860 ईस्वी में, और यहाँ पे दीनबंधु के द्वारा लिखा गया था। और इसमें क्या वर्णन किया गया था, तो नील जितने भी किसान थे नील की खेती करने वाला, उनकी जो दुर्दशा था, यहाँ पे जितने भी शोषण हो रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, इसकी चर्चा किया गया है आपको नील दर्पण पुस्तक में। तो याद रखिएगा। और इस पुस्तक को बाद में जाकर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया गया, तो वह किया था माइकल मधुसूदन ने। तो माइकल मधुसूदन के द्वारा ही नील दर्पण को जो है यहाँ पे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। उसी प्रकार देखिए बिहार में नील की खेती कहाँ कहाँ होती थी, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपको उत्तरी बिहार में होता था। तो उत्तरी बिहार में देखिए जैसे चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर और शाहाबाद, यहाँ पे जो है आपको बिहार में ज़्यादा करके नील की खेती जो है अंग्रेज लोग करवाते थे। उसके बाद देखिए बिहार में नील की खेती जो होती है वो दो तरह की होती थी, और उसमें पहला जो नील की खेती का प्रकार था वह था जिरात, और दूसरा जो था असामी बार था। यहाँ पे जिरात में क्या होता था, तो अंग्रेज अपने देख रेख में बगान मालिकों के सामने ही खेती करवाते थे, यानी अपने देख रेख में रहकर वहाँ पे खेती करवाते थे, और वह होता था जिरात। जैसे अब देखिए गाँव में दूसरे किसी एक खेत में मान लीजिए दूसरा कोई व्यक्ति जाकर वहाँ पे गाय चरा रहा है, भैंस चरा रहा है या घास काट रहा है, तो वहाँ पे देखिएगा लोग गाली देता है कि हाँ अपना बाप दादा का जिरात समझ लिया है, कि लिया के जब मन करे खोल देता है गाय बकरी और खा लेता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार देखिए जिरात का मतलब समझ लीजिए कि अंग्रेज का तो खेत था नहीं, तो अंग्रेज समझता था कि हाँ, आपको अंग्रेज को बोल सकते हैं कि हाँ अंग्रेज जो लोग था वो समझ लिया था कि अपने बाप दादा का जिरात है, और जाकर तब मन किया वहाँ पे जाकर अपने मन से खेती करवाता था। तो उस प्रकार याद रखिएगा कि हाँ जिरात मतलब दूसरे खेत में काम करना, जैसे अंग्रेज जैसे करता था। अंग्रेज अपना समझ लेता था कि हाँ आपका अपना खेत है, बाप दादा का खेत है, जाकर वहाँ पे आपको वहाँ के बगान मालिकों से और मजदूरों से खेती करवाता था। तो ये आपका हो गया जिरात। और एक प्रकार का ये आपका असामी बार। तो इसमें क्या होता था कि बगान मालिक जो है किसानों को अपनी देख रेख में यानी उसके भूमि पर ही खेती करवाने के लिए बाध्य करता था। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको बगान मालिक मिसाल आपका बन गया मालिक, और आपका फिर यहाँ पे जो है खेती जो आपका खेतीहर था यानी जो कृषक था, उससे आपको यह खेती करने के लिए बाध्य करता था कि हाँ आप यहाँ पे कीजिए खेती। तो ये सब आपका जिरात और असामी बार में अंतर था। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और ये दोनों जो है नील की खेती के प्रकार थे, और ये दोनों आपके बिहार में होते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार देखिए नील से संबंधित आपका एक और इसमें चीज़ दिया गया था, तीन कठिया प्रणाली। आप सबको मालूम होगा कि आपको जो नील की खेती होती थी बिहार में वो आपको तीन कठिया प्रणाली कहलाती थी। तीन कठिया प्रणाली का मतलब क्या हुआ, यानी आपको 3/20 भाग, यानी आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो खेत है उस पर आपको नील की खेती करना ही था। तो यही आपको कहलाया तीन कठिया पर था, यानी आपको 1 बीघा में 3 कट्ठा, 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा। तो आपको याद रखिएगा कि 20 कट्ठा में जो है 3 भाग, यानी आपको 3 कट्ठा जो है आपको खेत पे क्या करना है, तो आपको नील की खेती करना, यही कहलाया तीन कठिया पर था। और इसी के विरोध में गांधी जी के द्वारा 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। जब चंपारण सत्याग्रह पढ़िएगा आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको यह डिटेल में मिलेगा। आगे हम बात करेंगे कि वर्तमान जो है आप देख रहे हैं गया जिला। तो गया जो है आपको उस समय यानी 19वीं शताब्दी में जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रथम स्थान रखता था, यानी यहाँ पे गया में बहुत ही अफीम उगाया जाता था अंग्रेजों के यहाँ पे, कब, तो 19वीं शताब्दी में यानी अंग्रेजों के शासनकाल में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे इसको हम अभ्यास को देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि की व्यवस्था अपनाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है बिहार में, तो आपको भूरे से क्वेश्चन है, तो आपको अभी बताएं हैं। सबसे पहले जो है आपको मैप बना लीजिएगा, आपको रफली वर्क आपको कहीं भी बुक में, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे देखिए ऊपर था M, नीचे था आपको ऐसे R और इधर था S। तो यहाँ पे देखिए बिहार कहाँ पे है, तो बिहार वाला इस एरिया में है। तो यहाँ पे S आ रहा है, यानी अस्थायी बंदोबस्त। तो बिहार में कौन सा व्यवस्था था, तो अस्थायी बंदोबस्त था। तो यहाँ पे आपको कौन नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो आपको मालूम होगा जो अंग्रेज भारत में आए थे उससे पहले यहाँ पे राजतंत्र व्यवस्था थी, और यहाँ पे राजा जो होता था उसी पर जो है आपको भूमि का अधिकार होता था। तो यहाँ पे आपको घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन आगे कि यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको रैयतवारी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक कौन होता है। तो बताया है कि रैयतवारी और खेती बारी
तो यहाँ पे खेती बाड़ी और रैयत बाड़ी में मिल रहा है, तो खेती बाड़ी कौन करता है, तो वो किसान करता है, तो यहाँ पे किसान आंसर लगा दीजिए। तो आपको यहाँ पे क हो जाएगा 3 का। 4 नंबर है कि अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो जितने भी आप देखे हैं तीनों व्यवस्था जो है भू राजस्व का, उसके पीछे कारण क्या था, यानी इसके आपको लगाने का, तो उसका कारण यही था कि अपनी आय को बढ़ाना, क्योंकि आपको उसके माध्यम से कर अपने मन से वसूलता था, और उसके माध्यम से जब कर वसूल रहा है तो अपनी आय को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे 4 का क आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है मिलान करने के लिए। मिलान करने के लिए आपको बताते हैं हमेशा कि आपको सबसे पहले ये दोनों तरफ पढ़ लीजिए, और उसके बाद सबसे पहले इसमें आसान लग रहा है उसको मिलाइए। जैसे देखिए महलबाड़ी है, नील दर्पण है, नकदी फसल है, और आपके अस्थाई भूमि व्यवस्था है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपको महलबाड़ी का, तो यहाँ पे जो महलबाड़ी था वह आपको क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कहाँ पे लागू था, तो ये आपको बताए हैं आपको कैसे मैप बनाइए। आपको MR और S, तो यहाँ पे देखिए आपका पंजाब दिल्ली हरियाणा वाला जो क्षेत्र है आपको यहाँ पे पड़ता है, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए जो महलबाड़ी तो आपको पंजाब में चला जाएगा। उसी प्रकार हम बात करें नील दर्पण, तो नील दर्पण देखें आपको यह क्या था, तो आपको एक पुस्तक था जिसको लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा, तो आपको इसका ग मिला दीजिए। उसी प्रकार देखिए नकदी फसल, तो नकदी फसल है, और यहाँ पे सबसे नीचे है घ नंबर अस्थाई भूमि व्यवस्था, यानी आपको अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो आपको यह कब लाया गया था, तो डेट दिया गया है, तो यह आपको 1793 में लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तो आपको यहाँ से मिला दीजिए। और नकदी फसल जो है आपको कहाँ उगाया जाता था, जैसे नील की खेती करवाते थे लोग, जूट की खेती करवाते थे, सोलह की खेती करवाते थे, वह सब के बिहार में होता था। और यहाँ पे जो नकदी फसल है तो आप यहाँ से बिहार से मिला दीजिए। तो आपको ऐसे मिला देना है और ये आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर चैप्टर पे। चौथा यहाँ पे जो चैप्टर है इसमें पढ़ना है उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज के बारे में, और यहाँ पे जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है जो आपके बिहार से रिलेट करता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बुक जो है आप चैप्टर है। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो सबसे पहले जहाँ हम बात करते हैं जनजाति की, तो जनजाति समाज के जो लोग होते हैं आम भाषा में इनको आदिवासी कहते हैं, यानी आदिवासी जो होते हैं वह जनजाति समाज के होते हैं, तो याद रखिएगा। और पहाड़ी इलाका में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वह झूम खेती करते हैं। तो यहाँ पे झूम खेती याद रखिए कहाँ पे होता है, तो वह आपको पहाड़ी इलाका में होता है। और एक और जंगल में खेती होता है आदिवासियों के द्वारा, वह होता है घुमंटू कृषि विधि। इसमें क्या होता है, तो मान लीजिए जितने भी जंगल में आदमी रह रहा है वह जंगल के किसी एक भाग को काट छाट कर उसको साफ कर देता है, और फिर वहाँ पे 2-3 साल खेती करता है, और फिर उसके बाद छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पे उसका जो उर्वरा शक्ति है वहाँ पे कम हो जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि यही प्रक्रिया फिर दूसरे जगह जंगल काट कर दूसरे जगह अपनाते हैं, और इसी प्रकार खेती को बोलते हैं हम लोग घुमंटू कृषि विधि। तो आपको ये हो गया। उसी प्रकार देखिए अगला इसमें पॉइंट दिया गया था कि 1850 ईस्वी के बाद भारत में जो है अंग्रेज़ों ने रेलवे की शुरुआत की थी। आपको मालूम होगा 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उन्हीं के शासनकाल में आपको सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वह कहाँ से कहाँ चला था। उसके बाद हम बात करेंगे एक वन विभाग की स्थापना की गई थी। तो वन विभाग की स्थापना हुई थी 1864 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो जितने भी जो जंगल ख़त्म हो रहे थे, जैसे आप देखें अभी आपको 1850 में भारत में जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो रेलवे लाइन बिछाए जाने के कारण क्या होता था कि भारत में बहुत सारा पेड़ काटा जा रहा था। तो उसी पेड़ की कटाई को रोकने के लिए 1864 में क्या हुआ कि यहाँ पे ख़त्म हो रहे जंगलों की समस्या को यहाँ पे रोकने के लिए वन विभाग की स्थापना की गई, और इसका कार्य था कि वन की कटाई पर निगरानी करना और नए जंगल लगाना। ये आपको वन विभाग का काम था। कब बना, तो 1864 बना था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वन अधिनियम बना था इसके स्थापना के 1 साल बाद, यानी 1865 में जो है वन विभाग की स्थापना हो जाती है। 1878 में एक और कानून बनता है, और इसमें क्या होता है कि इसके तहत दो जो है जंगलों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो जंगल के 2 भाग कौन होते हैं, एक होते हैं आरक्षित वन जिसको रिजर्व बोलते हैं, और दूसरे होते हैं संरक्षित वन। तो यहाँ पे इसमें अंतर क्या था, चलिए इसको देखते हैं। आरक्षित जो वन था इसमें क्या होता था, कोई यहाँ पे इसमें बड़े जंगलों को शामिल किया गया था, और यहाँ पे आदिवासी को लकड़ी चुनने या वन उत्पादन पर रोक लगाने के लिए यहाँ पे माना कर दिया था, यानी आपको यहाँ पे आदिवासियों का आना मना था। और यहाँ पे कौन आ सकते थे, तो या आपको वन विभाग के कर्मचारी आ सकते थे या केवल व्यापारी आ सकते थे। तो यही काला है आरक्षित वन, यानी आपको रिजर्व है, समझना, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है। यानी आपको कौन कौन से था, तो आपको व्यापारी और विभाग वाला ही आदमी, आपको आदिवासी वाला नहीं आ सकता है। तो ये आपके हो गए आरक्षित वन। और एक होता है संरक्षित वन, आपको बांटा गया था। इसमें क्या होता है कि यह जितने बड़े जंगल होते थे उनसे या बाहरी इलाकों में होता था, और इसमें क्या होता था, इसमें लोगों को आने की छूट थी, लेकिन यहाँ पे पेड़ काटना मना था, और 2 दिन से अधिक यहाँ पे जानवर चराना भी मना था संरक्षित वन में। तो ये आपको थोड़ा उसमें पॉइंट दिया गया था आपके बुक में, तो यहाँ पे कवर हो गया है। उसी प्रकार इसमें दिया गया था बेगारी क्या है।
तो बेगारी की बात करें तो बिना वेतन या मजदूरी के काम करना जो है बेगारी कहलाता है। और बंधुआ मजदूर क्या होता है, तो बंधुआ मजदूर मतलब होता है कि हाँ किसी को मैंने व्यक्ति को बांध कर काम करवाना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप कर्ज लिए हैं तो कर्ज अपना चुकाने के लिए बिना वेतन के ही अपने मालिक के यहाँ वहाँ पे ज़मीन पे लोग काम करते थे और तब तक काम करते थे जैसे जितने भी कर्ज लिया है तब तक वह कर्ज नहीं चूक जाता है तब तक वह वहाँ पे काम करेगा। तो यही कहलाता था बंधुआ मजदूर। तो आपको बंधुआ मजदूर के बारे में देख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे जनजातियों के द्वारा, हम देखेंगे कि जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, क्योंकि जनजाति जो थे वो आपको उस समय जंगल काटा जा रहा था। तो वहाँ पे मालूम होगा जो जनजाति लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं तो आपको जंगलों में रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनका संघर्ष चालू हो गया था अंग्रेजों से, जमींदार से, साहूकार से। क्योंकि यहाँ पे जो इतने भी जमींदार थे यहाँ पे इनके शोषण करते थे, साहूकार जो लोग थे इनसे पैसा मतलब इनको देकर फिर इनका शोषण करते थे और बाकी तो अंग्रेज करते थे पेड़ काट कर। तो यहाँ पे इनके द्वारा भी जो है यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन किए गए। चलिए उनको भी हम देखेंगे। अब आपके बुक में दिया गया था कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है यहाँ पे झील नहीं, यहाँ पे भील होगा। तो यहीं आपके वीडियो में और आपके PDF डायरेक्ट पढ़ने में अंतर होगा। तो वहाँ पे आप जाकर कमेंट कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे गलत है। तो आपको एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको एक बार PDF भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति झील नहीं, आपको भील होगा। तो यहाँ पे आप भील सुधार कर लीजिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो भील जो जनजाति होती है वह गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, त्रिपुरा में। तो यहाँ पे यह चीज़ याद रखिएगा। भील वाला बहुत पूछता है, भील वाला गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 जो क्षेत्र आपके बुक में दिया गया है, तो मान लीजिए आपका एक 5वां दे दिया, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, तो यहाँ पे इसे भी याद रखिएगा। उसी प्रकार देखिए कुछ बिहार में जो आंदोलन दिया गया था, यानी जब उस समय जो आपका बिहार था, जैसे संथाल जो विद्रोह हुआ था आपको बिहार में हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था, ताना भगत आंदोलन हुआ था, ये सभी जनजातीय आंदोलन था और उस समय के बिहार में हुआ था। तो यहाँ पे आपको बुक में बस इतना ही लाइन दिया गया है, लेकिन आगे हम थोड़ा इसको डिटेल में कवर कर देंगे क्योंकि ये बिहार में हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको अगर कोई अलग से मिलता है तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे, आपके बुक में दिया गया था एक कंध जाति के बारे में। जो कंध जाति था वो कहाँ पाया जाता था, तो वह उड़ीसा में पाया जाता था। क्योंकि आपको ये भी याद रखिएगा कि उस समय का जो आपका बिहार था, तत्कालीन बिहार, तो उस समय उड़ीसा जो है आपको तत्कालीन बिहार में ही आता था। आपको उड़ीसा तो जाकर 1936 में अलग हुआ था, लेकिन आपको ये उससे पहले जो है आपको जो उड़ीसा है वो बिहार के अंदर ही आता था। तो आपको उड़ीसा वाला भी याद रखना है कि जो कंध जाति होता है वो आपको उड़ीसा में पाई जाती है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर भारत में खासिया, गारो और नागा जो जनजाति है इनके द्वारा भी आंदोलन किया गया था। तो याद रखिएगा ये सभी जो है पूर्वी भारत के जनजाति है। जैसे देखिए गारो खासिया जो है आपको वर्तमान में जो मेघालय देखते हैं वहाँ पे यह जनजाति है और वहाँ पे पहाड़ भी है, सुने होंगे गारो खासी जयंतिया। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में ये आपको मेघालय के मिल जाएंगे और जो नागा जनजाति है वो आपको नागालैंड में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा। आपके बुक में दिया गया था एक दीकू। दीकू क्या होता है, तो दीकू जो होता है वो गैर आदिवासी होता है। वो आपको गैर आदिवासी सेठ हो सकता है या महाजन हो सकता है जो अधिक ब्याज पर ऋण देता था आपको आदिवासियों को और उनका शोषण करता था। और ये जो लोग थे व्यापारी और बिचौलिया का काम करते थे। कौन, तो दीकू। याद रखिएगा जो दीकू था वह आपको गैर आदिवासी सेठ और महाजन था। आगे हम बात करेंगे अब आदिवासी के बाद। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया था कि आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बनाया गया था। याद रखिएगा कि आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1908 में, जिसको बोला जाता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। यह क्यों बनाया गया था कि इसके तहत जनजातीय क्षेत्र की जितने भी भूमि थे वहाँ पे गैर आदिवासियों का हस्तांतरण यहाँ पे निषेध कर दिया था। यानी जितने भी जनजातीय क्षेत्र थे उनका जो वहाँ पे भूमि पर अधिकार था, वहाँ पे जो गैर आदिवासी वहाँ पे निषेध था उनको हस्तांतरण करना, यानी वहाँ पे भूमि को उनको नहीं दिया जाता था। तो ये आपको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था 1908 में, तो याद रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपको बुक में दिया गया था जेलियांग आंदोलन, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके बुक में क्योंकि दिया गया है तो पूछना ही है। चलिए इसको देखते हैं। जेलियांग की अगर हम बात करें तो यह जो है उत्तर पूर्वी भारत में यानी पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति के द्वारा किया गया आंदोलन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि यहाँ पे जेलियांग जो आंदोलन था वह कहाँ पे, तो पूर्वोत्तर भारत में नागा जनजातियों के द्वारा सबसे प्रबल आंदोलन था। और यहाँ पे मेन रूप से इस आंदोलन में जो है 3 जनजाति इसमें भाग लिए थे। तो हम इसको आगे देखेंगे। और यह जो आंदोलन हुआ था मतलब यह कब क्यों शुरू हो गया था, क्योंकि अगर हम बात करें 1891 में जो है मणिपुर के एक युवराज थे टिकेंद्रजीत सिंह, यहाँ पे जो है अंग्रेजों ने इसको फांसी दे दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे यह आंदोलन तेज हो गया था। उसके बाद हम बात करें, इसमें अगला पॉइंट दिया गया था कि आपको जब फांसी दी गई थी तो उसके बाद जो तत्कालीन जो आपका मणिपुर, अभी जो मणिपुर देखते हैं वहाँ पे जेमई, लियांगमेई और रांगमेई,
ये जो 3 जनजाति है वहाँ पे इसकी बहुलता थी और ये तीनों जनजाति के द्वारा जो है आपको जेलियांगरांग आंदोलन शुरू किया गया था। 1920 में एक व्यक्ति था जादोनांग नाम से, और ये जादोनांग व्यक्ति था वह आपके रांगमेई जनजाति का था और इसी के नेतृत्व में जो है आपके आंदोलन शुरू हुआ था। कब? तो 1920 में। याद रखिएगा कि जेलियांगरांग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कैसे, किसने शुरू किया था? तो आप इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जादोनांग नामक व्यक्ति किया था जो रांगमेई जनजाति से संबंधित था। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे क्या हुआ आपको इस आंदोलन का? तो आगे चलकर महात्मा गांधी का जो आंदोलन चला था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यहाँ पे यह जो जनजाति देख रहे हैं वहाँ पे जाकर इसने शामिल हुआ था। जब आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़िएगा तो वहाँ पे भी आपको जनजाति के बारे में ये पता चलता है कि हाँ, ये आपको पूछता है कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन से पूर्वोत्तर भारत के जनजाति आकर यहाँ पे शामिल हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में? तो यहीं आपको जेलियांगरांग आंदोलन जो था इसी के जो जनजाति थे वहाँ पे शामिल हुए थे। जादोनांग को अंग्रेजों ने यहाँ पे हत्या कर दिया था एक मामला में फंसाकर, और इनकी हत्या 1919 में 29 अगस्त को फांसी देकर की गई थी। तो याद रखिए कि जादोनांग जो व्यक्ति था जो इसका जो नेतृत्व करता था उसको 1929 में यहाँ पे फांसी दी जाती है। और जादोनांग की मृत्यु के बाद जो है यहाँ पे इसका नेतृत्व करती है कौन? तो रानी गेंडालियू। तो यहाँ पे गेंडालियू को आप देख सकते हैं, यही गेंडालियू थी। जब जादोनांग मर गया तो यहाँ पे इसका नेतृत्व जो है गेंडालियू के द्वारा किया गया था। और फिर बाद में भी यही जो आपको रानी गेंडालियू थी वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में जाकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी, और फिर जाकर आगे इनको अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ लिया गया था और इनको आजीवन कारावास हो गया था। फिर आपको जो है जब देश आज़ाद हुआ था तो फिर इनको वहाँ से आज़ादी मिली थी। तो यहाँ से आप इनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आगे जो देखिए आपका जो पेज है थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो यहाँ चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, क्योंकि हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे गेंडालियू के बारे में, तो वहाँ पे सोचे कि हाँ कहीं ना कहीं लिखा गया है, लेकिन यह आपको यहाँ पे लिखा गया था। क्योंकि आपको देखे हैं कि जो जादोनांग की जो मृत्यु हो गई थी, तो जादोनांग जब वहाँ पे मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद गेंडालियू ने आपको जेलियांगरांग आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन 1932 में अंग्रेज़ों ने क्या किया? आंदोलन को दबा दिया और गेंडालियू को आजीवन कारावास दे दिया था। और फिर 1947 में जो है देश आज़ाद होने के बाद गेंडालियू को रिहा किया गया था। और यही जो आपके जो नागा जनजाति लोग थे यहाँ पे 1 दिसंबर 1963 को इनके लिए एक अलग से राज्य की स्थापना की गई थी जो कहलाती है नागालैंड। तो आप नागालैंड जो वर्तमान में देख रहे हैं ये आपके उसी प्रकार था। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मुंडा विद्रोह, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें तो आपको ये बिहार जो था, बिहार से पहले मतलब ये जब आंदोलन हुआ था तो उस समय तो ये बिहार में ही था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। बात करें मुंडा विद्रोह का, तो यहाँ पे यह क्षेत्र मतलब यानी विद्रोह क्षेत्र कहाँ था, यानी हम आपको विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो यह आपको हुआ है छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो आपको ये झारखंड में पड़ता है। तो यहीं पे यह हुआ था, और इसके जो प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा थे। इनकी माता के नाम थी कदमी और पिता थे इनके सुगना मुंडा, और यह मुंडा जाति से आते थे, यानी एक मुंडा जो है जनजाति था, और इन्हीं के आपको ये संबंधित रखते थे। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1874 को। इनका जो प्रखंड कहाँ पड़ता है? तो छोटा नागपुर पड़ता है। थाना वर्तमान में तमार पड़ता है। गांव का नाम उलिहातू, और क्षेत्र जो है चलकद नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये सब जो क्षेत्र है आपको सभी के सभी बुक में दिया गया है। समझ लीजिएगा, आपका पूरा बुक का ये लाइन है। तो यहाँ पे एक भी पॉइंट जो है आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बुक में दिया गया है तो इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे इनका जो जब ये छोटे थे तो इनका शिक्षा कहाँ पे हुआ था? तो ये इनका चाईबासा में एक जगह था जर्मन स्कूल, तो इन्हीं में ये पढ़ते थे चाईबासा में। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने शुरू में है जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में फिर ये मुंडा बन गए थे। उसके बाद इनमें हमको यहाँ पे याद रखिएगा कि 1895 में बिरसा मुंडा के कुल एक देवता थे जो थे सिंह बोगा। तो सिंह बोगा के अनुसार जो है यहाँ पे इन्होंने इनसे प्रेरणा मिली, और इन्होंने जो है अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर लिया, और इन्होंने संघर्ष किया अंग्रेज़ों से। इन्हीं से आपको क्या यानी आपको इन्हीं से मोटिवेट होकर, इन्हीं से प्रेरणा लेकर जो है आपको अंग्रेज़ों से संघर्ष लिया। तो याद रखिएगा इनके जो बिरसा मुंडा के कुल देवता थे कौन थे? तो सिंह बोगा थे। आगे हम बात करते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा जो है वहाँ पे जितने भी आदिवासी जो लोग थे उनको तीर चलाना सिखाया, और 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने सबसे पहला बार आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके बुक में लास्ट में पढ़ना था कि आपके इस चैप्टर में कि आपको महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया था। महिलाओं यानी जनजाति महिलाओं का भी आंदोलन, मतलब इसमें आंदोलन में जो हिस्सा था उसके बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 1899 में जब मुंडा विद्रोह हो रहा था तो यहाँ पे महिला इनकी एक मित्र थी, यानी आपको जो बिरसा मुंडा थे इनके एक महिला मित्र थी, और वह थी साली और चंपी। तो साली और चंपी ने जो है सैन्य संगठन बनाने में इनका सहयोग किया था। और बिरसा मुंडा का एक दोस्त था गया मुंडा। तो ये जो गया जो मुंडा है, इनकी एक पत्नी थी मानी बुई और इनकी एक बेटी थी
आपकी थीगी, ये आपको मानी बुई और थीगी और एक और थी नागी थी और एक लेम्बू थी। ये सब मिलकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाया था, कोई गणासा उठा लिया था, कोई कुल्हाड़ी उठा लिया था और अंग्रेज़ों से लड़ाई किया था। तो ये भी आपको याद रखिए क्योंकि आपके बुक में दिया गया है इसलिए इसको शामिल किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु के बारे में। तो 2 जून 1900 ईस्वी को जो है हैजा बीमारी से बिरसा मुंडा मृत्यु को प्राप्त हुए थे और जब ये मरे थे तो यह रांची जेल में थे। तो याद रखिए कि रांची जेल में जो है 2 जून 1990 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। क्यों हुई थी? तो इनको हैजा बीमारी हो गया था। आगे हम बात करेंगे अब बिरसा मुंडा जब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद 1902 में गुमला और 1905 में जो है एक खूंटी अनुमंडल का स्थापना किया गया था और ये आपके बुक में दिया गया है। अब हम बात करेंगे कुछ आगे, जैसे हम जितने भी आंदोलन जैसे हम देख रहे थे मुंडा विद्रोह, तो वहाँ पे देखिए आपको संथाल परगना था और एक और छोटा नागपुर था। तो संथाल और जो छोटा नागपुर था वहाँ के जनजातियों के द्वारा विद्रोह नहीं थमने के कारण वहाँ भी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से एक अलग राज्य बना दिया गया इन जनजातियों के लिए और वह राज्य कहलाया झारखंड राज्य। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। अब आपके देखिए बुक में दिया गया था संथाल विद्रोह के बारे में, केवल इसमें महिलाओं का हिस्सा, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको अलग एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ऐड कर दे रहे हैं ताकि यह बुक में दिया गया था तो पूछ सकता है, क्योंकि यह आपको बिहार से संबंधित आपको यह जनजातीय विद्रोह था। जैसे संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855-56 में आया था और यह इसके नेतृत्वकर्ता थे सिंधु कान्हू। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता थे सिंधु कान्हू और यहाँ पे ये दोनों भाई थे। और संथाल जो विद्रोह हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो भागलपुर से राजमहल की जो पहाड़ी है ये आपको यह इलाका था इसका। और इसके पीछे कारण क्या था विद्रोह का? तो जो जितने भी जो जमींदार थे, साहूकार थे, यहाँ पे इनका शोषण करते थे इन जातियों का, तो इसलिए यह संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की 2 महिला थी जिन्होंने गणासा और कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था और जिसके कारण जो अंग्रेज सरकार इन सभी को जेल में डाल दिया था। तो ये आपको याद रखिएगा, राधा और हीरा नाम की जो महिला थी वह संथाल विद्रोह में भाग ली थी। उसके बाद देखिए सिद्धू की एक बहन थी, उसका नाम था फूलो और झानू। तो सिद्धू की बहन फूलो और झानू ने अंग्रेज़ों के कैंप में घुस गई थी और 21 सैनिकों को तलवार से यहाँ पे मार दिया था। तो ये भी याद रखिएगा कि सिद्धू की बहन जो आपको यहाँ पे देख रहे थे सिद्धू कान्हू, तो सिद्धू की ही बहन थी फूलो और झानू, ये दोनों जाकर जो है 21 अंग्रेज़ों को वहाँ पे मार दिया था। अब हम बात करेंगे आपके बुक में जो है ताना भगत जनजातीय आंदोलन के बारे में थोड़ा चर्चा था। तो यहाँ पे जो ताना भगत आंदोलन हुआ था वो आपको छोटा नागपुर से में है और ये 1914-15 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे ताना भगत। तो ताना भगत के बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता बनी एक लेडीज बनी थी और यह दिया गया है जनजातीय आंदोलन में महिलाओं का जो हिस्सा है उसके बारे में। तो यहाँ पे वह कौन बनी थी? वह बनी थी लिथो नाम। लिथो नाम जो जनजाति लिथो जो है ये आपको महिला थी और इसी ने जो है ताना भगत के बाद ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये उराव जनजाति से जो है संबंध रखती थी। तो याद रखिएगा जो ताना भगत है ये भी आपको उराव जनजाति से ही थे। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि हाँ उराव जनजाति जो है कि संबंधित कौन है? तो ताना भगत थे और ताना भगत आंदोलन उसी से संबंधित है। अब देखिए आपके बुक में चलिए अभ्यास को देखते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे सवाल है कि जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो जनजातीय जो समाज के लोग थे उनको आदिवासी भी कहते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा। दीकू किसे कहा जाता था? तो दीकू जो लोग था उसको गैर आदिवासी या महाजन होता था, जो सेठ होता था, जो जनजातियों का शोषण करता था। तो दीकू किसे कहा जाता था? तो यह गैर आदिवासी को कहा जाता था। अगला इसमें है कि बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो बिरसा जो मुंडा थे वह छोटा नागपुर से निवासी थे। तो 3 का क हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अब गिंडालियों से संबंधित यहाँ पे दिया गया है कि गिंडालियों ने अंग्रेज सरकार के दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन जनजातीय आंदोलन का जोड़ने का प्रयास किया था? तो वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे सवाल है कि झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन का परिणाम स्वरूप बना है? तो झारखंड जो अलग हुआ है वह बिहार से अलग हुआ था। तो यहाँ पे बिहार राज्य का यह परिणाम है। तो 5 का क हो जाएगा। आगे देखेंगे अब यहाँ पे दिया है मिलान करने के लिए, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क में दिया है जादोनांग। तो अभी बताया है कि जो जादोनांग जो था वह आपको कहाँ से किससे रिलेटेड था? तो ये इसने चेलियारांग जो आंदोलन हुआ था उसी में जो प्रमुख था आपको जो इसके नेतृत्व में किया गया था आपको जलियारांग आंदोलन, तो इसी के यह नेतृत्व में किया गया था जादोनांग के नेतृत्व में। तो यहाँ पे इसका जलियारांग से मिला दीजिए। उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा है। तो बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें तो ये जो बिरसा मुंडा थे वो आपको इनके जो कुल देवता थे वह थे सिंगबोगा। तो यहाँ पे इसको अंग से मिला दीजिए। यहाँ पे क नहीं, यहाँ पे ख होगा। उसके बाद हम बात करें अगला है कंध जाति। तो बताया है कि जो कंध जनजाति थे ये आपको उड़ीसा के रहने वाले थे। तो यहाँ पे उड़ीसा मिला दीजिए। टिकेंद्र सिंह जीत की बात करें तो आपको मालूम होगा ये मणिपुर के युवराज थे जिनकी हत्या कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा फांसी देकर। तो टिकेंद्र सिंह जीत को मिला दीजिए मणिपुर से। और जतरा भगत बताए हैं कि यह
ताना भगत आंदोलन से संबंधित है, तो आपको अंगा का मिला दीजिए घ से। आगे हम बात करेंगे अब अगला यहाँ पे है 5वां नंबर चैप्टर है शिल्प उद्योग। चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे इससे जितने भी फैक्ट है उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहला पॉइंट कि भारत जो है कृषि प्रधान देश होने के कारण शिल्प और उद्योग के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश रहा है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सही भी है। उससे प्रकार देखिए, जैसे इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे देखिए मुगल काल में अगर हम देखें तो मुगल काल में देखिएगा जो भारत था उसमें बहुत आपको शिल्प और उद्योग के मामले में बहुत आपको ऊंचा स्थान रखता था। जैसे यहाँ पे भारत से जितने भी वस्त्र बनते थे वह एशिया और यूरोप भारत से यहाँ से भेजा जाता था। जैसे उसका उदाहरण भी जैसे दिया गया है आपको वस्त्र, जो अगर हम बात करें मुगलों के काल में तो यहाँ पे भारत में जो है वस्त्र जो है बहुत निर्यात होता था यहाँ से, और यह जो वस्त्र बनते थे भारत में वो आपको एशिया और यूरोप के देशों में जाते थे। जैसे अगर हम बात करें बंगाल और लखनऊ में बनता था छींटदार कपड़ा, और ये जो छींटदार कपड़ा है बाद में यूरोप और एशिया को भेजा जाता था। उसी प्रकार देखिए अहमदाबाद का फेमस था धोती और दुपट्टा, जिसका यहाँ से भारत से निर्यात होता था कहाँ पे, तो आपको एशिया और यूरोप में। उसी प्रकार देखिए ढाका में जो है मलमल का जो कपड़ा बनता था बहुत फेमस था, और यह यूरोप वासी इसके लिए तरसते थे। यहाँ पे देखिएगा यूरोप में जितने बड़े बड़े लोग थे इसका इंतजार करते थे कि हाँ यह कपड़ा कब आएगा, तो यह बहुत फेमस है। और उसी प्रकार नागापुर और मुर्शिदाबाद में बनता था रेशमी कपड़ा। तो ये सब जो कपड़ा था आपको यूरोप और एशिया में भारत से भेजा जाता था, यानी इसका व्यापार होता था। उसी प्रकार देखिए जब यहाँ से कुछ जा रहा है तो वहाँ से भी कुछ आता था। जैसे यहाँ पे देखिए एशिया और यूरोप से जो है भारत में कौन सा चीज़ आयातित होता था, यानी वहाँ से कौन चीज़ भारत में आया। जैसे अगर हम बात करें चीन से चाय आया, और फिर चीनी मिट्टी के बर्तन जो है ये दोनों जो है चीन से आता था। उसी प्रकार देखिए इंडोनेशिया से मसाला और जो इत्र है भारत में आता था। अरब से क्या आता था, तो अरब से कहवा, खजूर और जो शहद है वो आपको अरब में आता था, आपको अरब से भारत में आता था। तो ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे हम देखेंगे अब आगे आपके बुक में दिया गया था कि 18वीं सदी के पहले, यानी आपको मुगल जो पतन हुआ था उसके बाद, तो मुगल पतन और 18वीं शताब्दी के पहले शिल्प और उद्योग में गिरावट आ गई, क्योंकि उस समय यूरोप के आक्रमण जो थे आपको चालू हो गए थे। यूरोपवासी भारत में आने लगे थे और यहाँ से जो है शोषण करने लगे थे, और फिर यहाँ से कच्चा माल को ले जाकर अपने देशों में रखते थे, और फिर उसी सामान से जो है आपको नए वस्त्र बनाकर भारत में सस्ते दरों पर बेचते थे। तो उसके बाद जो है भारत में शिल्प और उद्योग में जो है यहाँ पे भारत में गिरावट आ गई थी। पुर्तगालियों ने पहला व्यापार जो है कालीकट से शुरू किया गया था, और इसीलिए जो है सूती वस्त्र को ये लोग जो पुर्तगाली लोग थे वह कैलियो नाम दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि हाँ कैलियो क्या है। तो जो कैलियो होता है वो आपका सूती कपड़ा है, और इसका नामकरण किया था पुर्तगाली ने। क्यों किया था, तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में आकर कालीकट से कपड़ा खरीदा, इसलिए जो है कालीकट के नाम पर ही सूती वस्त्र को बोल दिया कैलियो। तो यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार देखिए एक और आपको मिलेगा मसलिन। तो मसलिन देखिए कैसे नाम पड़ा। मसलिन जो होता है एक आपको बारीक सूती वस्त्र होता है, जिसको यूरोपवासियों ने जो है बारीक सूती वस्त्र को मसलिन कहा। तो यहाँ पे देखिए मसलिन कैसे नाम पड़ा। तो यूरोप के लोग जो है पहली बार इराक में एक शहर है मोसल शहर, तो मोसल शहर में जो है अरब वासियों ने वहाँ पे देख लिया था कि हाँ एक सूती वस्त्र मिल रहा है, बारीक सूती वस्त्र, और ये जो है उसको देखकर यहाँ पे यूरोपवासी बोला कि इस यह आपका एक मसलिन है, क्योंकि यह मोसल शहर में बिक रहा था, और ये मोसल शहर पड़ता है इराक में। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, मसलिन नाम दिया यूरोपवासियों ने और कैलियो नाम दिया पुर्तगालियों ने। तो यहाँ पे यह दोनों चीज़ याद रखिएगा, आपके बुक में दिया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार देखिए आपके बुक में एक अधिनियम आया था कैलियो के नाम से, और वह था कैलियो अधिनियम 1720। इसमें क्या हुआ था, तो यूरोप ने अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह नियम बनाया था, और इस नियम के तहत क्या हुआ था कि इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती वस्त्र और छींट के जो इस्तेमाल पर रोक लगा दिया। यानी यहाँ भारत के कोई भी जो छींटदार वस्तु है वो आपको इंग्लैंड नहीं आएगा, नहीं बेचा जाएगा, और नहीं यहाँ से कुछ जाएगा। तो ये सब चीज़ें बनाकर जो है वहाँ पे इन व्यापारियों को रोका जा रहा था। तो ये अधिनियम आपको याद रखिएगा, कैलियो अधिनियम 1720। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि इंग्लैंड के मैनचेस्टर और लंकाशायर, यह दो शहर था जो वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस था। तो याद रखिएगा मैनचेस्टर और लंकाशायर, यहाँ पे वस्त्र उद्योग होता था, और ये दोनों शहर इंग्लैंड में था। 19वीं शताब्दी में भारत में भी दो शहर था, सूरत और अहमदाबाद। यह किस लिए फेमस था, तो यहाँ पे पटोला बुनाई वाली वस्त्र तैयार होता था। तो पटोला बुनाई वाला यहाँ पे वस्त्र देख सकते हैं, जैसे ये जो आपका वस्त्र है यही आपके पटोला बुनाई वाला था, और ये कहाँ पे, तो सूरत और अहमदाबाद में यहाँ पे यह कपड़े तैयार होती थी। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है
कि ढाका और लखनऊ, ये जो ढाका और लखनऊ था, यहाँ पे बड़ी बारीक वाली मलबल जो कपड़ा होती थी उस पे जामदानी बुनाई होती थी, जामदानी बुनाई। ये तो जामदानी बुनाई होता था जिसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल होता था। और जो यूरोप जो वासी थे या आपको जो बड़े बड़े घराने के लोग थे यूरोप वासी, जो रजवाड़ा फैमिली से संबंध रखते थे, ये आपको कपड़ा बहुत पसंद करते थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो कपड़ा आप देख रहे हैं यही आपके जामदानी वाला कपड़ा है, जिसमें सूती और आपके इसमें जो सोना का जो है इसमें बुनाई किया जाता था। तो यही आपके कपड़ा है जामदानी। और ये कहाँ पे, तो आपको याद रखिएगा ढाका में जो है और लखनऊ में, यह बहुत कपड़ा इसका उत्पादन होता था। आगे हम बात करेंगे, अगला इसमें दिया गया था मुक्त व्यापार नीति के बारे में। तो मुक्त व्यापार जो नीति है वह 1813 में इंग्लैंड के द्वारा लाया गया था। और इसके तहत देखिए क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसके तहत भारतीय व्यापार पर अब कंपनी का एकाधिकार यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि 1813 से पहले अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ पे कंपनी थी भारत में, यहाँ पे जैसे भारत में जो कंपनी आती थी काम करने, जैसे आप आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे भारत में व्यापार कर सकती थी। आपको 1813 से पहले जब आपको आई मुक्त व्यापार नीति 1813, तो यहाँ पे इसके तहत क्या हुआ, तो इसके तहत यह बोल दिया गया कि अब इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ साथ अब इंग्लैंड के जो भी बड़े बड़े उद्योग है, चाहे वह बड़ा बड़ा कंपनी है, वह भी आकर भारत में व्यापार कर सकता है। तो यहाँ पे यह नीति था आपको मुक्त व्यापार करने की नीति की, और यह इंग्लैंड से द्वारा लाया गया था। यह नीति जो था आपको पूरा इसका जो पहला प्रभाव पड़ा वह व्यापार पर पड़ा। क्योंकि पहले जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी, अब आपको बड़े बड़े उद्योगपति आ गए भारत में व्यापार करने। और यहाँ पे क्या हुआ, आपको जितने भी भारत में जो उद्योग थे यहाँ पे आपको कम जो है यहाँ पे दिक्कत हो गया उस सबको, और फिर भारतीय जो आपके शिल्प उद्योग था और ये सब आपके कमज़ोर पड़ने चलते गए। तो इसके बारे में चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि मुक्त व्यापार नीति आने से यहाँ पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत में कच्चा माल जो है इंग्लैंड जाने लगा। क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योग आने लगे, उद्योगपति आ गए, तो जो भी आपके कंपनी वाले आए तो यहाँ से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड ले जाने लगे। इंग्लैंड में बनी वस्तु को, यानी इंग्लैंड में इसी कच्चा माल से कपड़ा तैयार करके फिर यहाँ पे भारत में लाने लगा और यहाँ पे सस्ते दर पे बेचने लगा। उसी प्रकार देखिए भारतीय जितने भी कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनका उद्योग बंद हो गया। क्योंकि अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में उस समय आपको हथकरघा से कपड़ा बनता था। हथकरघा जो आपका था उसमें बनने में आपको ज़्यादा मजदूर लगती थी, ज़्यादा मेहनत लगता था, ज़्यादा समय लगता था, तो उसका दाम ज़्यादा होता था। और यही कपड़ा जो आपको बनता था इंग्लैंड में, तो आपको जल्दी बन जाता था, मशीन से बनता था। तो वो आप कपड़ा जब भारत में आता था तो वहाँ पे सस्ता मिलने लगा। इसलिए जो भारतीय लोग हैं आपको सस्ता कपड़ा पहनने लगे। और भारत में जो भी आपके कारीगर थे, बुनकर थे, उनका उद्योग बंद होने लगा। और ये आपको का ये जो उद्योग धंधा धीरे धीरे चौपट होने लगा। और फिर भारत में जो है औद्योगिक यहाँ पे विकास जो है धीमी पड़ गई थी। और उसी प्रकार क्या हुआ कि आपको जितने भी ये बुनकर लोग थे वो आपको शिल्प उद्योग छोड़कर खेती बाड़ी करने लगे थे। तो यहीं आपके मुक्त व्यापार नीति आने से यहाँ पे प्रभाव हुआ था। और इस नीति के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक नीति जो थी एक तरफा नीति थी। क्योंकि एक तरफा इसलिए थी क्योंकि आपको भारत में जो भी सामान आपको इंग्लैंड जाता था, मान लीजिए कोई भारत से कोई सामान वहाँ पे इंग्लैंड ले जा रहा है तो वहाँ पे आयात कर लगता था। लेकिन वहीं आपको इंग्लैंड से कोई सामान भारत आता था तो वहाँ पे टैक्स जो है नहीं लेता था। तो यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो गया। यानी आपको कहने का मतलब यह हुआ कि इंग्लैंड से कोई सामान आएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और भारत से जहाँ अगर जाएगा तो वहाँ पर लगेगा। तो ये आपको एक तरफा हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेलवे के विकास उस समय क्योंकि हो चुका था 1850 के बाद, तो यहाँ पे रेलवे के विकास से क्या हुआ कि इंग्लैंड से जितने भी बने वस्तु थे वह धीरे धीरे आपको पूरे गांव में तक फैल गया, जिससे आपको यह जो है आपको और धीमी पड़ गई हमारा जो यहाँ पे उद्योग था। उसी प्रकार अंग्रेज़ों के आर्थिक नीतियों के कारण जो है भारत में शिल्प उद्योग धीरे धीरे यहाँ पे पतन होने लगा था। तो ये आपको याद रखिएगा। एक और चीज़ इसमें पढ़ना था, नी-औद्योगिकीकरण। तो यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं। यह नी-औद्योगिकीकरण क्या होता है? तो जब देश के लोग शिल्प और उद्योग को छोड़कर खेती बाड़ी को अपना जीविका का आधार बना ले, उसी को बोलते हैं नी-औद्योगिकीकरण। जैसे 1854 में देखिए क्या हुआ था। तो 1854 में जो है मुंबई में पहली बार सूती वस्त्र का स्थापना किया गया था। और ये इसका संस्थापक कौन थे? तो कवास जी नानाजी जो डाबर थे, इन्हीं के द्वारा मुंबई में स्थापना किया गया था 1854 में पहली सूती वस्त्र का कपड़ा मिल। तो ये आपको याद रखिएगा। 1880 तक आते आते भारत में जो है 56 सूती मिस्र का जो सूती मिल था स्थापना हो चुका था। 1855 में बंगाल के एक जगह था रिसरा, तो रिसरा में सबसे पहले बार जो है जूट मिल का स्थापना किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1855 में सबसे पहली बार आपको जूट मिल कहाँ पे स्थापना किया गया था? तो बंगाल के रिसरा में किया गया था। 1906 में
कोयला खान का जो है उद्योग आपको स्थापना हो चुका था, शुरुआत हो चुका था, तो ये भी याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे आपके बुक में दिया गया था आपको इसमें लौह उद्योग के बारे में कि 1960 में जो है लौह उद्योग की स्थापना हुई थी और यह कौन कंपनी हुआ था, तो यह हुआ था टिस्को कंपनी के नाम से, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन यानी कारखाना के नाम से जो है टिस्को नाम से पहला बार 1960 में लौह उद्योग की स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना कौन थे, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और यह स्थान कहाँ पे तो तत्कालीन बिहार, यानी आपको उस समय यह बिहार में पड़ता था, अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। एक जगह है साकची, जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसको जमशेद नगर यानी जमशेदपुर बोलते हैं। तो यहीं पे स्थापना किया गया था कब, तो याद रखिएगा 1960 में। आगे हम चलेंगे अब अगला यहाँ पे पॉइंट दिया है कि भारत में औद्योगिक विकास जो है 2 विश्व युद्ध के बीच में हुआ और समाज में जो नए 2 वर्ग जो है आपको उभर के आए थे सामाजिक वर्ग। एक इसमें थे औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, दूसरे थे आधुनिक मजदूर वर्ग। यहाँ पे जितने भी औद्योगिक पूंजीपति वर्ग थे इनके द्वारा भारत में औद्योगिक विकास किया गया, नए नए कंपनियों की स्थापना की गई और उसमें जो मजदूर वर्ग थे इनको काम करने का मौका मिला। तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे औद्योगिक विकास थोड़ा सा आपको पहले से तेज़ी होने लगा था। जैसे अगर हम बात करें तो औद्योगिक पूंजीपति वर्ग ही भारत में अपना पूंजी निवेश किया और विदेशी कंपनियों को खरीद कर भारत में स्थापित किया और भारत में औद्योगिक विकास हुआ। जैसे अगर हम बात करें तो फिक्की की स्थापना, तो फिक्की की जो स्थापना हुई थी वह आपके भारतीय उद्योगपति GD बिरला के द्वारा किया गया था, जिसका फुल फॉर्म था क्या, तो आपको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, किसके द्वारा, तो JD बिरला के द्वारा। और इसका उद्देश्य था कि भारत के जितने भी उद्योगपति थे उनका एक संघ बनाना, इसीलिए फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, तो याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अब 1850 के बाद देखिए भारत में क्या हुआ, तो यहाँ पे भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र जो है मुंबई बन गया था और जूट और चाय का जो मुख्य उद्योग था वो आपको बंगाल था। तो याद रखिएगा कि बंगाल में जूट और चाय यहाँ पे इसका मुख्य केंद्र बन गया था और सबसे ज़्यादा जो श्रमिक आपको काम करते थे उस समय वह बंगाल क्षेत्र से ही थे, तो ये भी आपको याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम अगला आपका यहाँ पे कि सबसे बड़ा उद्योग उस समय क्या था, यानी 19वीं शताब्दी में, तो सबसे बड़ा उद्योग था कपड़ा बनाना या सूत काटना। ये आपको प्रथम स्थान प्राप्त करता था कपड़ा उद्योग का। उसके बाद 2 नंबर पे था जूट उद्योग और 3 नंबर पे था आपका कोयला उद्योग। उसी के बाद हम बात करें, अगला पॉइंट दिया गया था आपके बुक में कि झरिया और जो गिरिडीह वो कोयला कारखाने में हमेशा वहाँ पे दुर्घटना होती थी, इसलिए यहाँ पे सरकार के द्वारा 1923 में यहाँ पे एक लाया गया था दुर्घटना बीमा योजना। लेकिन यहाँ पे इसके तहत ज़्यादा फायदा नहीं होता था, आपको पैसा जो है बहुत देर के बाद मिलता था। तो यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखिएगा 1923 में आया था, याद रखिएगा दुर्घटना बीमा योजना, कोयला से संबंधित है और ये झरिया और गिरिडीह के आपको कारखानों को लिए यह लाया गया था। 1920 में एक स्थापना हुई थी, वह आपका स्थापना हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का, तो यहाँ से याद रखिए 1920 में याद हुआ था। आगे हम बात करेंगे इसके अभ्यास का। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 18वीं शताब्दी में भारत का मुख्य उद्योग निम्नलिखित में से कौन था। तो अभी बताया है कि जो सबसे प्रथम स्थान रखता था उद्योग के मामले में वह था वस्त्र उद्योग, तो यहाँ पे 2 का 1 क हो जाएगा। उसके बाद है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो बताया है फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, तो 2 का यहाँ पे ख हो जाएगा। GD बिरला के द्वारा यह किया गया था। उसी प्रकार देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो जूट का जो उत्पादन होता था उस समय वह होता था बंगाल में, तो यहाँ पे 3 का ग हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 4 नंबर कि 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए थे। तो 1818 में जो नियम बना था मजदूरों के लिए वह किस लिए बना था, तो मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए बना था, तो 4 का क हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे इसका स्थापना हुआ था 1920 में, तो यहाँ पे आपके 5 का ख हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया है मिलान करने के लिए, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है जूट उद्योग, तो बताया है कि जूट उद्योग था वो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता था, तो बंगाल में होता था, तो यहाँ पे इसको बंगाल से मिला दीजिए। उसके बाद है ऊनी वस्त्र उद्योग, तो ऊनी वस्त्र उद्योग जो उस समय होता था वह कहाँ पर होता था, तो आपके जमशेदपुर में होता था, जमशेदपुर में सॉरी, या आपके कश्मीर में होता था, तो यहाँ पे कश्मीर से मिला दीजिए। उसके बाद देखिए जामदानी बुनाई, बताया है कि जामदानी जो बुनाई था वो आपको लखनऊ में होता था, तो यहाँ पे आपको लखनऊ मिला दीजिए। उसी प्रकार देखिए लौह उद्योग की बात करें तो मालूम होगा ये आपको जमशेदपुर द्वारा, जमशेदपुर सिटी, आपको यह आपको ये घ मिला दीजिए। और नील बागान की बात करें तो आपको मालूम होगा यह चंपारण फेमस था, तो आपको ग से मिला दीजिए। तो आपको ये मिलान करने वाला हो गया।
अब यहाँ पे देखिए एक और चैप्टर जो हम बताए हैं कि अध्याय जो 2 पढ़ना था, इसमें भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई और यहाँ पे यूरोपीय कंपनी कौन कौन आया था और फिर इसमें क्षेत्रीय कौन कौन से राज्य हुए जो स्वतंत्र हुए, इन सब के बारे में पढ़ना है। यानी आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही लंबा चैप्टर है। ऐसे भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में एक जो चैप्टर दिया गया है, समझ लीजिए आपका एक एक आपको पर्सनल वीडियो बनाने वाला चैप्टर है, लेकिन आपको समय का भाव और आपको जो बुक में दिया गया है उसी के बारे में आपको बात करना है। लेकिन आपको ये जो चैप्टर है आपका 2 नंबर, यह बहुत थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखते हैं। यूरोपीय कंपनी सबसे पहले कौन कौन आए थे, तो देखिए इसका याद रखिएगा पीडी बीडीएफ, तो यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आए थे पी से पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, डेनिश आए और फ्रांसीसी आए। तो इनका एक क्रम है, तो क्रम भी पूछ सकता है। और यूरोपीय कंपनी यानी देखिए आपको यूरोप कहाँ था उस समय, तो ये आपका यूरोप था और यहाँ पे देखिए आपका भारत था। तो यूरोप से भारत ऐसे ऐसे आपको ये लोग आए थे, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए भारत और यूरोप के बीच में प्राचीन काल से ही व्यापार का संबंध था, लेकिन वह स्थल मार्ग से था। और स्थल मार्ग से आने से यह घाटा होता था कि मान लीजिए कोई भी सामान वहाँ पे यूरोप से आ रहा है भारत में, या भारत से कोई सामान जा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ से ले जाने और ले आने में बार बार आपको इसमें क्या होता था कि आपको नाव पे चढ़ाना उतारना, फिर उसको ले जाना, उसमें बहुत दिक्कत होती थी और सामान जाने में देर को समय लगता था और फिर सामान नुकसान भी होता था। तो उसके बाद आपको 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, 15वीं शताब्दी के आसपास जो है आपको यूरोप वासियों ने लाल सागर होते हुए आपको स्थल मार्ग से आना शुरू किया था। और 1498 में क्या हुआ कि आपको सबसे पहले पुर्तगाल के एक व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो आपको भारत आया और यह समुद्री मार्ग की खोज की। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वास्को डी गामा यही व्यक्ति था जो सबसे पहली बार भारत आया था यूरोप से, और इसी ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो यहाँ पे जैसे देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका पुर्तगाल है और यहीं पर लिस्बन था। यहीं से आपको यह अफ्रीका होते हुए आता है यहाँ पे आपको उत्तमासा अंतरीप, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आते हुए आपको यहाँ पे यह कालीकट पहुँचता है। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है। आपको पुर्तगाल के बारे में जो जो पॉइंट दिया गया आपके बुक में, चलिए उसको देखते हैं। तो वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा यूरोप से होकर अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीप होते हुए, यानी आपको केप ऑफ गुड होप होते हुए जो है भारत के पश्चिमी तट यानी कालीकट पे पहुंचा था। और उसका वहाँ पे स्वागत जो है, कालीकट के राजा उस समय था जमोरिन, तो यहाँ पे उसको स्वागत किया था। आगे हम देखेंगे। अब आगे अगर हम बात करें, जब इस दौरान जब अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे देख रहे थे एक ठो फिगर, जैसे यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे देखिए जैसे अगर हम बात करें तो जब वास्को डी गामा यहाँ पे जब आया उत्तमासा अंतरीप पे यहाँ पे, तो इधर उधर वह बौआ रहा था, देखा कि हाँ कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत दूर दूर तक समुद्र दिख रहा था। तो यहीं पे एक यहाँ पे व्यक्ति मिल गया था गुजराती, और यहाँ पे उसका जो नाम था अब्दुल मजीद था, और ये गुजराती व्यक्ति था, ये गुजराती व्यापारी था। तो यहीं इसको रास्ता बताया था, तभी आपको यह वास्को डी गामा भारत आया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत आने में वास्को डी गामा को एक अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला था, जो वहाँ पे उसकी सहायता से यह भारत आया था। और कालीकट के तत्कालीन जमोरिन ने यहाँ पे वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा ने भारत में आकर मसाला यहाँ से ले गया, और आपको पुर्तगाल जब ले आकर बेचा तो उसको 60 गुना वहाँ पे मुनाफा प्राप्त हुआ था, सब कुछ खर्चा बर्चा यहाँ पे काट के। वास्को डी गामा जब 1498 में आया था और चला गया था, फिर 1520 में यह दोबारा आया था भारत की यात्रा पर। और आपके बुक में यह चीज़ दिया गया था कि जो पुर्तगाली थे वह गोवा पे कब्जा कर लिए थे, उसके बाद आपको दमन पे दीव पे कब्जा कर लिए थे, लेकिन उसमें ईस्वी नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पुर्तगालियों के द्वारा 1510 में जो है गोवा पे कब्जा कर लिया था, और बाद में गोवा भी राजधानी भी बन जाता है पुर्तगालियों का, तो उसको भी देखेंगे। और 1511 में जो है मलक्का, यहाँ पे देखिए आपको मलक्का जल संधि दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी कब्जा था। हरमुज पे जो है 1515 में भी आपको जो है पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1530 में देखिए यहाँ पे 1530 से पहले जो राजधानी थी पुर्तगालियों की वह कोचिन हुआ करती थी, लेकिन कोचिन से गोवा ले गया गया 1530 में। उसके बाद देखिए दीव को कब जीता, तो यहाँ पर जो दीव था, दीव को जीता 1535 में, और दमन को 1559 में जीता था। आपको सीधा एग्जाम में बुक में दिया गया था कि दमन और दीव पर पुर्तगालियों ने जीत लिया था, लेकिन कब जीता था तो आपको डेट भी अपने मन से याद रखते हैं आप, हालांकि ये बुक में नहीं दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 18 दिसंबर जो आप देख रहे हैं दमन दीव, इसको 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन दीव की मुक्ति के लिए जो है पुर्तगालियों से विरोध हुआ था, और 1961 में जो है अपने भारत में ये सबको मिला लिया गया था। तो आपको पुर्तगाली के बारे में याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको पुर्तगाली आए थे भारत में, और सबसे यह बाद में ही गए थे, यानी 1498 में ये आए थे और 1961 में ये यहाँ से यानी देश आज़ाद होने के ये बाद गए थे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं आपका दमन दीव, तो इसको भारत में मिलाने के लिए यहाँ पे अभिन्न अंग बनाने के लिए 12वां संविधान संशोधन किया गया था संविधान में, और उसी के तहत दमन दीव को भारत में अभिन्न अंग बना लिया गया था। और हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की।
क्योंकि आपको पुर्तगाली के बाद तो आए थे डच, लेकिन आपके बुक में वो सब चीज़ नहीं दिया गया था, तो आपको उसको यहाँ पे हम कवर नहीं करना है। जो दिया गया है उसी को थोड़ा डिटेल कर दे रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। और जब यह स्थापना हुआ था तो उसका नाम हुआ करता था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। तो यहाँ पे इसका नाम था जॉन कंपनी और इसका जो स्थापना हुआ था लंदन में हुआ था, तो इसलिए इसका मुख्यालय जो है लंदन में रहा। और इसके द्वारा जो है जो आपका एलिजाबेथ प्रथम थी, इसके द्वारा एक रॉयल चार्टर बनाया गया और इसी के तहत आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था भारत में कि हाँ आप जाइए, और 15 वर्ष की अनुमति दिया गया था कि आप लोग जाकर 15 वर्ष वहाँ पे जो है आप वहाँ पे आप व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेज के द्वारा देखिए जब भारत आए तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे फैक्ट्री बनाया, तो उसमें सूरत में बनाया, उसके बाद मछलीपट्टनम में, हुगली में, पटना में, कासिम बाज़ार में, और यहाँ पे एक मद्रास में बनाया था। तो मद्रास वाला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और मद्रास जो था आपको अंग्रेज़ों का सबसे मुख्य फैक्ट्री था। और सबसे पहली जो व्यापारिक अगर पूछे कि हाँ आपको अंग्रेज़ों ने सबसे पहली कोठी कहाँ बनाई थी, तो वह 1608 में बनाई थी और वह सूरत में बनाई थी। उसके बाद आपके देखिए बुक में दिया गया था फ्रांसीसी के बारे में। जो आपके फ्रांसीसी आए थे, तो फ्रांसीसी भारत में आए तो इनके द्वारा कौन कौन से स्थापित किए गए थे, जैसे देखिए पूर्वी तट पे चंद्रनगर बालेश्वर बनाए थे, उसी के बाद देखिए पश्चिमी तट पर माहे एक बनाया था कोठी, उसी प्रकार दक्षिणी तट पर पांडिचेरी बनवाए थे। और फ्रांसीसियों के द्वारा भी सबसे पहले जो व्यापारिक कोठी खोली गई थी वो आपको 1600 यहाँ पे 88 में खोला गया था। यानी आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पे कि दोनों का जो पहला कोठी है आपको अंग्रेज का और आपको ये आपका फ्रांसीसी का है, दोनों का जो पहला है आपको सूरत में ही खोला था। और इन दोनों के बीच में एक जगह कोठी होने के कारण ही इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और व्यापारिक प्रभुत्व स्थापना करने के लिए ये दोनों जो है आपको अंग्रेजी और फ्रांसीसी ये दोनों आपस में लड़ते हैं। और ये दोनों जो लड़ते हैं वह कर्नाटक में लड़ाई होता है और ये दोनों लड़ते हैं, इसलिए इन दोनों का जो युद्ध होता है और इन दोनों के बीच में 3 युद्ध होता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, और इसी युद्ध को हम लोग बोलते हैं कर्नाटक युद्ध। तो आपके बुक में तो केवल यही दिया गया था कि हाँ इन दोनों के बीच में कर्नाटक युद्ध हुआ था, लेकिन ये नहीं दिया गया था कि हाँ आपको कौन कौन युद्ध हुआ था। तो एक बार इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं, तो क्योंकि दिया है तो एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो थोड़ा चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था 1746-47 में हुआ था और यहाँ पे इसका कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध था और यहाँ पे संधि हुई थी इन दोनों के बीच में एक्सला सापेल की, और यहाँ पे फ्रांसीसी यहाँ से जीत गए थे और डुप्ले की महत्वाकांक्षा यहाँ पे बढ़ गई थी। उसी प्रकार दूसरा युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामलों को लेकर, जिसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी और यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी के राजाओं और नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की मनाही कर दी गई और फ्रांसीसियों के यहाँ पे हानि हुई थी और अंग्रेज का यहाँ पे प्रभाव बढ़ा था। उसी प्रकार तीसरा युद्ध हुआ था जिसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, और ये आपको युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के युद्ध में जो है आपको एक पेरस की संधि हुई थी और एक युद्ध हुआ था 1760 में वांडीवास का युद्ध, और इसी में जो है आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में वांडीवास के युद्ध में ही जो है अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया था। तो यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें संधि पूछ सकता है, जैसे देखिए पहला में हुआ था एक्सला और दूसरा में पांडिचेरी और यहाँ पे पेरिस। तो यहाँ पे ए पा पे याद रखिएगा, ए पा पे, तो आपको याद रहेगा ए पा पे, यानी एक्सला, उसके बाद पांडिचेरी और आपको पेरिस की संधि हुई थी। ये तीनों कर्नाटक युद्ध में। आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पे आपके बुक में दिया था पलासी युद्ध के बारे में पढ़ने में, तो पलासी युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि आपको बुक में दिया गया था ऐसे कि आपको बंगाल और अंग्रेज के बारे में पढ़ना था कि हाँ बंगाल पे कैसे आपको अधिपत्य जमाया था, कैसे इसमें आपको अधीन बना लिया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि बंगाल जो था उस समय उसमें बिहार भी आता था, तो आपको बिहार के बारे में भी पढ़ना है। इसलिए इसको हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। तो यहाँ पे जो पलासी का युद्ध हुआ था आपको मालूम होगा, ये पलासी में बंगाल में हुआ था। बंगाल में एक नदी थी, एक जगह था पलासी, और पलासी जो जगह है वो आपको भागीरथी नदी के तट पे पड़ता था। और उस समय का जो बंगाल था उसमें आपको बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सभी के सभी आते थे। तो यहाँ पे हम बंगाल और अंग्रेज का घटनाक्रम को यहाँ पे पूरा एक तरफ से देखते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए जो आपका अंग्रेज आया था, तो सबसे पहले तो आपको कोठी बनाया था सूरत में, तो वहाँ पे व्यापार कर ही रहा था। लेकिन रहते रहते आपको देख लिया कि यहाँ बंगाल में बहुत आपका समृद्ध राज्य है, तो वहाँ पे इसने कब्जा जमाने के लिए वहाँ पे यह अग्रसर हुआ। और 1651 ईस्वी में जो है आपको अंग्रेज़ों के द्वारा, जो उस समय बंगाल का एक सूबेदार था वह था शाह शुजा, तो शाह शुजा से अनुमति लिया और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक हुगली में कंपनी जो है अपनी एक कोठी बनाई। यहाँ पे याद रखिएगा कि बंगाल में सबसे पहली कोठी जो है कब बनाई थी, तो 1651 में बनाई थी, और उस समय उसको अनुमति मिला था बंगाल के जो है सूबेदार उससे, और वह था शाह शुजा। उसके बाद देखिए क्या हुआ,
कि 1658 में जो है मुगल शासनकाल में, क्योंकि जो मुगल था आपको उस समय पूरे केंद्र में जो है आपका राजा था और वहीं आपको भारत का भी राजा हुआ, तो उस समय 1658 में जो है औरंगजेब का राज्याभिषेक हो जाता है और उसके बाद जो है शासन ऐसे चलते रहता है। एक समय आता है 1658, तो 1658 के समय जो है बंगाल का सूबेदार रहता है अजीमुन शान के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 गांव जो है जमींदारी मिल जाती है कि हाँ आप इस तीनों गांव को देखिए और यहाँ से जो है कर प्राप्त करके टैक्स वसूल के हमको दीजिए। तो ये तीनों गांव कौन था, तो आपके सुल्तानाती था, गोविंदपुर था और कलिकता था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको SCERT बुक में भी दिया गया है। वहाँ पर डेट नहीं दिया गया था कि हाँ 1698 में किया गया था, सीधा दे दिया गया था कि हाँ आपको कंपनी को 3 गांव प्राप्त हुए थे। तो कौन कौन थे, सुल्तानाती, गोविंदपुर और कलिकता। ये जो आपको कलिकता दिख रहे हैं इसको विकसित किया गया था बाद में, और वर्तमान में जो आप कलकत्ता देखते हैं तो यही कलिकता था। और इसी कलिकता में एक अंग्रेजों के द्वारा किला बनाया गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बुक का ही फिगर है, और यह था फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम किला भी बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, कहाँ पे, तो कलिकता में। और इस पर बाद में सिराजुद्दौला के द्वारा अधिकार कर लिया गया था जब युद्ध हुआ था, तो उसको हम आगे देखेंगे आपको इसी क्लास में। आगे हम बात करेंगे अब आगे यहाँ पे देखिए कि 1700 जब ईस्वी आया तो 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने है जो मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया, और फिर 1707 में जो है अंग्रेज यहाँ पे उसको बना के यहाँ पे इसको मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मुर्शीद कुली खां जब बना था तो औरंगजेब के शासनकाल में ही बना था, और यह आपको एक अच्छा शासक था। और इसने क्या किया, जब यहाँ पे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो यहाँ पे पढ़ना पड़ता है आपको उत्तर मुगल काल, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पे एक भी जो शासक जो मुगल काल का बना वो ढंग का नहीं बना, वो अपने राज्य को गंवाता चला गया और यह मुगल सत्ता कमज़ोर होता गया। तो कमज़ोर होने के क्रम में जो है आपको जितने भी छोटे छोटे जो शक्तिशाली राज्य थे वह एक अपना अलग होता गया मुगल से, और एक अलग सा राज्य बना लिया। और उसी में आपका जैसे बंगाल हुआ, तो बंगाल जो था उसमें बिहार और उड़ीसा था। तो क्या किया, बंगाल ने भी यहाँ पे दीवान जो दीवान वहाँ का था बंगाल का, मुर्शीद कुली खां भी यहाँ पे मुगल की सत्ता कमज़ोर होने से वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो यहाँ से याद रखिएगा कि बंगाल को सबसे पहले स्वतंत्र किसने किया था मुगलों से, तो आपको मुर्शीद कुली खान ने किया था। उसी प्रकार देखिए आपको 1713 में जो है मुगल वंश का शासक बना था फर्रुखसियर। तो जब फर्रुखसियर बना तो यहाँ पे 1717 में इसने एक फर्रुखसियर जो है आपको एक आपका जारी घोषणा पत्र करता है, और ये जो आपका घोषणा करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज को यहाँ से बहुत लाभ मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यों दिया आपको यह घोषणा पत्र, क्योंकि 1715 में आपको क्या हुआ था, 1715 में आपको जो फर्रुखसियर था इसको चेचक हो गया था। तो ये जो चेचक हो गया था इसको फर्रुखसियर को, तो यहाँ पे इसको कोई भारत में ठीक नहीं किया। तो इसके दरबार में आए 2-3 गो अंग्रेज और यहाँ पे फर्रुखसियर का इलाज कर दिया। तो अंग्रेज से इतना ना खुश हुआ कि आपको अंग्रेज को एक ऐसा मतलब घोषणा दिया, ऐसा आपको अधिकार दे दिया, तो वही कहलाता है महाधिकार पत्र। यानी आपको अंग्रेजों का, यानी जो कंपनी का एक मैग्ना कार्टा कहलाता है। यानी आपको इस घोषणा पत्र में क्या अधिकार दे दिया कि आपको यह अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा बन गया, क्योंकि इसको जान बच गई थी अंग्रेजों से, क्योंकि इसका जो है चेचक ठीक कर दिया था। तो उससे खुश होकर क्या किया, आपको आपका एक अधिकार पत्र जारी किया जो है कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इस अधिकार पत्र के द्वारा अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। तो इसमें यह कहा गया था कि अंग्रेज लोग से बोला गया था कि आप हमको 3000 रुपया 1 वर्ष में दीजिए, और बंगाल, उड़ीसा और जो बिहार है उसमें आप जाइए, व्यापार जितना मन करे उतना कीजिए, हमको टैक्स नहीं दीजिएगा। 1 साल के अंदर हमको 3000 रुपया दे दीजिए, बाकी आप बंगाल से कुछ भी आप वहाँ पे व्यापार कीजिए। तो ये आपको इस महाधिकार पत्र में कहा गया था। और साथ में आपको सूरत से भी व्यापार करने की छूट दे दिया गया था, और वहाँ पे बोला था सूरत के लिए 1000 रुपया 1 वर्ष में दीजिए, और बंगाल के लिए 3000 रुपया दीजिए, और सूरत और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जाकर आप मुक्त व्यापार कीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये आपको इसलिए कहा जाता है कि यह मैग्ना कार्टा जो है अधिकार पत्र था, जो फर्रुखसियर ने जारी किया था, जो आपको अंग्रेजों के लिए बहुत ही आपको जो है फ़ायदेमंद साबित हुआ था। आगे हम बात, यह आपका जो महाधिकार पत्र था आपको लागू हो गया, और बहुत लंबे समय तक व्यापार यहाँ पे चलता रहा। लेकिन जब एक और समय आया आपका, जब सिराजुद्दौला जब बना था बंगाल का शासक, तो यहाँ पे आया तो शासक बन के, तो देखा कि हाँ यहाँ पे कोई टैक्स नहीं दे रहा है कंपनी, अंग्रेज लोग, और व्यापार एकदम खुला कर रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, सिराजुद्दौला ने जो है कंपनी को रोक लगा दिया कि आप बिना टैक्स दिए यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे कंपनी जो है सिराजुद्दौला से नाराज़ हो गया, और यहाँ पे इसको हटाने के लिए सोचा। तो कंपनी ने क्या किया, बंगाल के 2 व्यापारी उस समय थे, अमीन चंद और जगत सेठ, और आपको सिराजुद्दौला का जो एक मुख्य सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। तो यहाँ पे ये तीनों को मिला लिया, और यहाँ पे यह सिराजुद्दौला के खिलाफ में आपको पलासी का युद्ध लड़ा। तो पलासी का युद्ध हम लोग चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे मिल रहा हुआ सिराजुद्दौला, तो चलिए
ये सिराजुद्दौला कहाँ से आया, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि अब बंगाल से संबंधित था तो आपको बंगाल में देखिए। चलिए हम बंगाल के सबसे शुरू से देखते हैं कि बंगाल कैसे बना, क्योंकि इसमें बिहार शामिल था तो यहाँ पे इसका देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बंगाल की बात करें तो बंगाल की सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। आपको मालूम होगा जब 1707 में आपको औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, स्वतंत्र बंगाल को अलग कर लिया था और इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे इसकी जो राजधानी थी वह पहले ढाका हुआ करती थी, अब यह बाद में मुर्शिद कुली खान से आपको मुर्शिदाबाद कर दिया, यानी आपको एक मुर्शिदाबाद शहर बसाया और मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी बना लिया और यहाँ पे इजदारी प्रथा की प्रारंभ कर दी। और क्या हुआ कि 1719 में मुर्शिद कुली खान ने ही उड़ीसा को जीतकर बंगाल में मिला लिया था। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। और मुर्शिद कुली खान का समय देख लीजिए 1713 से लेकर 1727 तक यह बंगाल का शासक बना था। और मुर्शिद कुली खान के बाद इनका दामाद जो था शुजाउद्दीन, ये आपका शुजाउद्दीन जो है आपको अगला शासक बना, बंगाल का सूबेदार बना। और यहाँ पे इसने क्या किया कि 1733 में जो है बिहार को बंगाल में मिला लिया था। तो यहाँ पे इसी के लिए याद रखिए, हम यहाँ पे बताए हैं कि आपको बिहार से संबंधित था तो यहाँ पे पूछ सकता है कि बिहार को बंगाल में किसने मिलाया था, तो शुजाउद्दीन ने मिलाया था 1733 में। और यहाँ पे एक सूबेदार नियुक्त किया था अलीवर्दी खान को। तो यहाँ पे अलीवर्दी खान आपको मालूम होगा यह बिहार से संबंधित था, बिहार का शासक था। और ये जो शुजाउद्दीन था, जब शुजाउद्दीन मर गया तो इसका एक पुत्र था सरफराज खान, तो अगला शासक सरफराज खान बनता है। लेकिन यह कमज़ोर था तो यहाँ पे जो अलीवर्दी खान आपको बिहार का शासक था, इसने आपको सरफराज खान से गिरिया का युद्ध किया 1740 में और सरफराज खान को यहाँ पे मार दिया। अब यहाँ पे जब मार दिया इसको तो यहाँ पे यह बंगाल का राजा बनना चाहा, लेकिन आपको उसमें केंद्र में था कौन, तो वह था मोहम्मद शाह रंगीला। तो वहाँ पे आपको बिना अनुमति से तो राजा बन नहीं सकता था। तो यहाँ पे अलीवर्दी जो खान था जाकर मोहम्मद शाह रंगीला को घूस दिया 2 करोड़ रुपया और बोला कि अब हमसे यहाँ, अब हम जो है बंगाल का यहाँ पे नवाब बनेंगे। तो यहाँ पे यह नवाब बन गया था अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खान नवाब बना और यहाँ पे ये घोषणा भी सुनते होंगे आपको कि हाँ, यदि मधुमक्खी को छोड़ दिया जाए तो वह शहद देगा और छेड़ दीजिएगा तो वह काट लेगा, यह इसी का कथन था। तो अलीवर्दी खां यहाँ पे शासक बन गया। और अलीवर्दी खां जब था शासक तो यहाँ पे इसका एक भी पुत्र नहीं हुआ, इसको केवल 3 पुत्री हुई थी। और 3 जो पुत्री थी, ये तीनों पुत्री का अलग अलग शादी किया था। जैसे यहाँ पे देखिए, एक किया था पूर्णिया में जो बिहार में पड़ता है, यहाँ पे इसकी एक बेटी थी मामूमा बेगम और इसी से एक पुत्र लिया था शौकत गंज होगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक बेटी का शादी किया था ढाका में और वह आपकी बेटी थी घसीटी बेगम। और फिर एक जो आपका एक और इसकी बेटी थी बेगम अमीना, तो बेगम अमीना का शादी किया था पटना में। और पटना में ही शादी किया था जो बेगम अमीना, इसी का पुत्र था सिराजुद्दौला। यानी जो अलीवर्दी खां था उसका आपका यह बेटा, आपका पोता, आपका क्या हुआ, आपका एक नाती हुआ। यानी आपको एक इसका जो बेटी का बेटा हुआ यानी इसका नाती हुआ। याद रखिएगा, अलीवर्दी खां का नाती जो था सिराजुद्दौला, यही आपको अगला शासक बना था बंगाल का, यानी आपको नवाब बना था। और यहाँ पे सिराजुद्दौला के बारे में आपके बुक में पढ़ना है तो यहाँ पे याद रखिएगा। जब देखिए यहाँ पे जब अकेले जो है यहाँ पे बंगाल का नवाब बन गया सिराजुद्दौला, तो इसके जितने भी आपके इसका मौसी का बेटा था यहाँ पे शौकतगंज और इसकी एक मौसी थी घसीटी बेगम, इसके विरोध में चला गया। क्योंकि इसका कहना था कि हाँ, हमारे बाबूजी का अकेले जो हिस्सा है अकेले ले लिया है सिराजुद्दौला, यह हम लोग को नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे इसलिए दुश्मन बन गए थे शौकतगंज और ये घसीटी बेगम। तो यहाँ से याद रखिएगा। अब यहाँ पे सिराजुद्दौला जो शासक बन गया, तो चलिए अब हम सिराजुद्दौला के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो बात करें सिराजुद्दौला का, तो देखिए सिराजुद्दौला जब शासक बना तो उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों से इसका संघर्ष शुरू हो गया। और सिराजुद्दौला ने क्या किया कि कासिम बाज़ार पर आक्रमण कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया था। और फिर 17 जून 1756 को जो कलकत्ता था, जो को कोलकाता बसाया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि आपको कासिम बाज़ार और जो आपको कोलकाता था ये पहले आपको अंग्रेज़ों पर इसका कब्जा था। लेकिन यहाँ पे सिराजुद्दौला ने हमला कर लिया और यहाँ पे अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो कोलकाता को मिलाया था 15 जून 1756 को। जब कोलकाता को जीत लिया आपको सिराजुद्दौला, तो इसने इसका नाम रख दिया अलीनगर और इसका एक प्रभारी बना दिया गया मानिक चंद को। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कोलकाता का नाम अलीनगर किसने रखा था, तो सिराजुद्दौला ने रखा था। और यहाँ पे इसका प्रभारी बनाया था मानिक चंद को। और जीता किससे था, तो अंग्रेज़ से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अंग्रेज़ के द्वारा जब बनाया गया था एक आपको कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला, तो फोर्ट विलियम किला को भी 20 जून 1756 को जीत लिया। यानी आपको जब कलकत्ता पर अधिकार किया उसके 5 दिन के बाद ही आपको फोर्ट विलियम को ही आपको अपने अधिकार में वह जीत लिया था। ये सब जब खबर आपको अंग्रेज़ों को पता चला तो अंग्रेज़ लोग आपको बौखला गए और फिर आपको सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए आपको पूरा उतावला हो रहे थे और आपको किया। तो इसके बाद आपको जब इसका अभियान चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ आपको सिराजुद्दौला का, तो उसी समय एक घटना घटती है ब्लैक होल की घटना। तो ये ब्लैक होल की घटना क्या थी, चलिए इसको देखते हैं। इसी को बोला जाता है काल कोठरी की घटना। और यहाँ पे यह किसके कथन के अनुसार है, तो वहाँ पे
एक हॉलवेल नामक व्यक्ति था। इसी के कथन अनुसार यह घटना को यहाँ पे वर्णित किया गया था। इसी के अनुसार आपको देखिए ये क्या कहा था। तो सिराजुद्दौला ने अपने बंदी थी, यानी आपको जितने भी आपको अंग्रेज़ों का जो लोग था उसको बंदी बना लिया था। आपको जब फोर्ट विलियम जीत रहा था, और उसके जितने भी बंदी थे उसको एक कमरे में, एक आपका छोटा एक कमरा था 18 फुट लंबी और 14 फीट चौड़ा। यहाँ पे एक काल कोठरी था, उसमें एक भी खिड़की नहीं था, समझ लीजिए कि उसमें सांस लेने के लिए जगह भी नहीं था। तो उसमें क्या किया, आपको 146 अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने उस काल कोठरी में बंद कर दिया और उसको अगले दिन यानी सुबह में खोला गया। तो जब उसमें खोला गया तो मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा रह गया था, और इसी 23 व्यक्ति में एक व्यक्ति बचा था हॉलवेल। जब यह बाहर निकला तो यहीं जाकर अंग्रेज़ों को बताया कि हाँ, हम लोग को सब कोई बंद कर दिया था, 146 आदमी को बंद किया था और आपको 123 आदमी मर गया और हम लोग 23 व्यक्ति ही जीवित रहे हैं। ये खबर सुन के आपको अंग्रेज़ पूरा बौखला गया, और यह जो घटना कहलाता है इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब अंग्रेज़ पूरा पता चल गया कि हाँ, यहाँ पूरा सिराजुद्दौला जो है हम लोग को अधिकार कर लिया है बंगाल में, कोलकाता में आपको कासिम बाजार जीत लिया, फोर्ट विलियम जीत लिया, यहाँ पे देखिए आपको कलकत्ता अपने बस में कर लिया। तब यहाँ पे जो अंग्रेज़ उस समय था आपको मद्रास में था। तो मद्रास में उस समय था रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन। ये जब दोनों को पता चला कि हाँ, वहाँ पे कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला, तो ये आपको यहाँ से चल गया कोलकाता में। कोलकाता में जब गया तो कोलकाता उस समय अलीनगर बन गया था, क्योंकि यहाँ पे सिराजुद्दौला जो है इसका नाम बदल दिया था अलीनगर, और वहाँ का प्रभारी जो है बना दिया था मानिक चंद को। तो जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे पहुँचा आपको अलीनगर में कोलकाता में, तो इसने क्या किया कि आपको मानिक चंद को बहुत सारा पैसा दिया, घूस दे दिया और अपने अधीन कर लिया। आपको मतलब उसको चापलूस बना दिया, यानी पैसा देकर अपने वश में कर लिया। और फिर जो है आपको युद्ध हुआ सिराजुद्दौला से और उसमें हार गया था। और उसमें हारने के बाद आपको मालूम होता है कि हारने के बाद दो राजाओं के बीच में संधि होती है। तो आपको सिराजुद्दौला के से आपको अलीनगर के संधि होती है। और चलिए हम लोग संधि नगर को, संधि में यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि अलीनगर को जीता था तो अलीनगर की संधि होती है। तो अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को। और यह कोलकाता और फोर्ट विलियम जो है इस पर अधिकार कर लिया था आपको किसने, तो सिराजुद्दौला ने। फिर आपको अंग्रेज़ों को वापस मिल जाती है और कंपनी को अपने स्थलों की किलाबंदी की अनुमति जो है मिल जाती है, और सिक्का ढालने की भी अनुमति मिलती है। किससे, तो आपको अलीनगर की संधि के तहत, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जब किया था आपको, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्लैक होल की घटना सुनने के बाद जो है बहुत बौखलाया था। तो यह चाहता था कि सिराजुद्दौला से हम बदला ले, और उसके लिए एक युद्ध लड़ा, और वह युद्ध लड़ा था प्लासी का युद्ध। तो चलिए हम लोग प्लासी के युद्ध को देखते हैं। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और एक तरफ से थे अंग्रेज़ और दूसरे तरफ से सिराजुद्दौला था। यहाँ पे यह जो युद्ध था, जब इसका सैन्य दृष्टि से देखिएगा तो आपको पूरा ऐसा लग रहा था कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में जीत जाएगा, और आपको अंग्रेज़ हार गया था, आपको अंग्रेज़ हार जाएगा। लेकिन उल्टा पड़ गया, क्योंकि आपको देखिए अंग्रेज़ में देखें तो मात्र 300 सेना था अंग्रेज़ के पास, जबकि सिराजुद्दौला के पास देखिए 18,000 सेना था। लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला हार गया, और वह हारने का पीछे कारण था, और चलिए हम उसको देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की तरफ से जो सेनापति था वह था लॉर्ड क्लाइव, और इधर से आपका सिराजुद्दौला था ही, और उसके बाद उसके जितने भी सेनापति थे, दरबारी थे, वो सब थे। लेकिन यहाँ पर जितने भी इसके दरबारी थे वह सब घूसखोर थे, घूस लेकर वह सब अंग्रेज़ से मिल गए, और खुद इसको सिराजुद्दौला को आपको हार खाना पड़ा। जैसे अगर हम बात करें, देखिए इसके जो दरबार में था आपको मीर जाफ़र हो गया, इसका सेनापति था। घसीटी बेगम इसकी मौसी हो गई। उसके बाद देखिए एक शौकतगंज था जो आपका पूर्णिया का नवाब था, इसका आपका मौसी का बेटा था, यानी इसका भाई हुआ। उसी प्रकार देखिए मानिक चंद था, वो व्यापार था आपको बंगाल का। राय दुर्लभ था, अमीर चंद था, यह भी आपका व्यापारी था। तो ये सब जो आपका व्यक्ति था वो जाकर अंग्रेज़ों से मिल गया, और अंग्रेज़ से पैसा लेकर आपको यह घूस खा लिया कि हाँ चलिए हम युद्ध लड़ेंगे उसकी तरफ से, लेकिन सहायता करेंगे आपका। तो ये सब जो है आपको सिराजुद्दौला को धोखा दिया। और आपको जो 2 व्यक्ति का नाम आता है जो आपके युद्ध में जो है इसमें साथ दिया था सिराजुद्दौला का, और वह था कि मीर मदान, दूसरा था मोहनलाल। तो मीर मदान और मोहनलाल ने सिराजुद्दौला को हेल्प किया था, और ये सब आपको धोखा दिया था। इसी कारण आपको जो है सिराजुद्दौला यहाँ पे जो है युद्ध में हार जाता है, और यहाँ पे अंग्रेज़ विजयी होता है। जब अंग्रेज़ विजयी होता है तो यहाँ पे जो मीर जाफ़र इसका सेनापति था, तो मीर जाफ़र को जो है बंगाल का अगला नवाब है अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे बना दिया जाता है। तो इसको यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि आपको मीर जाफ़र को पहले ही बोल दिया था अंग्रेज़ लोग कि अगर तुम हमको मदद करते हो तो हम तुमको बंगाल का अगला नवाब बनाएंगे। तो इसलिए जाकर आपको अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया था, और उसी अनुसार हुआ। जब यहाँ पे अंग्रेज़ विजयी हुआ तो अगला शासक आपको मीर जाफ़र बनता है। तो आगे हम देखेंगे अब
कि प्लासी का जब युद्ध हो गया तो प्लासी युद्ध के बाद यहाँ पे बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की यहाँ पे नींव पड़ गई और रॉबर्ट क्लाइव को भारत का ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा गया, क्योंकि यहाँ पे मेन जो शक्ति था, आपको अंग्रेज तो आपको जो मुगल था वो पहले ही गायब हो चुका था सत्ता से, आपको छोटा मोटा शासक था और बंगाल में जो मेन सिराज दौला था उसको भी हरा चुका था। अब यहाँ पे देखिए आगे आपके पढ़ना था बक्सर का युद्ध के बारे में। हुआ था 1764 में, और ये जो बक्सर पड़ता था उस समय तत्कालीन बिहार में था, लेकिन वर्तमान में अगर देखिएगा तो यह आपको बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए बक्सर के युद्ध को देखना है। इससे पहले 1757 के हम लोग अभी देखे हैं जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ था और वहाँ पे सिराजदौला जीत गया था, और जीतने के बाद क्या हुआ था कि आपको मीर जाफ़र को जो है अगला बंगाल का नवाब बना दिया था। और कंपनी जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया था 1757 के प्लासी के युद्ध में, तो यहाँ पे बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बनाता है वो आपको कंपनी के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है। 1757 से लेकर 1760 तक यह आपको वहाँ पे गवर्नर रहता है। लेकिन जब फिर उसके बाद जब आगे भी आता है, जब एक बार और आपको आगे बनेगा तब हम लोग उसको देखेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि मीर जाफ़र बन चुका है आपको बंगाल का नवाब 1757 से लेकर 1760 में, तो यहाँ पे यह अंग्रेज़ों का कठपुतली था, क्योंकि अंग्रेज के द्वारा ही यहाँ बैठाया गया था। ये अपने योग्यता से तो बना नहीं था, इसको घूस देकर इसको अपने जाकर मिल गया था अंग्रेज से, और फिर जाकर मीर जाफ़र यहाँ पे शासक बन गया था। और यहाँ पे जब शासक बना तो खुश होकर यह अंग्रेज़ों को 24 परगना दे दिया कि हाँ लीजिए, आप यहाँ से आप कर लीजिए, उठाइए, हमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए जब मीर जाफ़र यहाँ पे जब देखा कुछ दिन के बाद कि हाँ अंग्रेज़ हमारा शोषण कर रहा है, यहाँ पे राजा बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो मीर जाफ़र था वो डच से संपर्क बना लिया। तो डच से संपर्क बना लिया तो अंग्रेज़ को ऐसा लगा कि हाँ डच से मिलकर हमारे ऊपर यह हमला करेगा। इसलिए यह क्या किया कि 1759 में अंग्रेज़ ने वेदरा का युद्ध लड़ लिया डचों से, और डच को यहाँ पे पराजित कर लिया। और उसके बाद फिर क्या किया कि 1760 में जो है वांडी उसका लड़ लिया। वांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेज़ फ्रांसीसी को भी हरा दिया, क्योंकि ये जो आपका मीर जाफ़र था आपको दिख रहा था कि हाँ हमारा यहाँ बनने में कोई फ़ायदा नहीं है शासक, तो यहाँ पे आप बाहरी संपर्क बनाया और आपको सेना बनाना चाहता था कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे आपको वेदरा के युद्ध में डच को और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी को दोनों को हरा दिया, और फिर आपको मीर जाफ़र अकेला पड़ गया। उसके बाद जब देखा अंग्रेज़ कि सुधरने वाला नहीं है मीर जाफ़र, इससे अच्छा जो है हम दूसरे किसी को शासक बना देते हैं, और वह शासक बना दिया मीर कासिम को। तो मीर कासिम बनता है अगला बंगाल का नवाब 1760 से लेकर 1763 के बीच में। और जो मीर कासिम बनता है सॉरी थोड़ा गला का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा आवाज़ आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पे मीर कासिम के बारे में हम बात करते हैं। तो मीर कासिम जो है आपको मीर कासिम जब शासक बना आपको बंगाल का, तो ये भी खुश हो गया, और इसने वर्धमान, चटगांव, मैदानपुर और कि यहाँ पे जो दीवानी थी वो अंग्रेज़ों को दे दिया कि यहाँ पे आप लीजिए, और यहाँ से जो भी आप कर प्राप्त करते हैं वो आपको ही होगा। उसके बाद यहाँ पे मीर कासिम जो शासक बना तो आपको एक योग्य शासक था। इसने क्या किया, अंग्रेज़ों को चाल समझ चुका था, तो इसने क्या किया अपना राजधानी ही बदल दिया, और इसने जो राजधानी बदला वह मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। मुंगेर जो पड़ता है आपको बिहार में ही पड़ता है, तो यहाँ पे मुंगेर इसने स्थापना कर लिया, क्योंकि जो मुंगेर था वो आपको अंग्रेज़ों से थोड़ा दूर पड़ता था, वहाँ पे जो भी काम होता था आपको जल्दी अंग्रेज़ों तक नहीं पहुँचा था, इसलिए इसने राजधानी मुंगेर बदल लिया और यहाँ पे मुंगेर में रहकर अपना सैन्य शक्ति यहाँ पे बसाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बंगाल के जितने भी व्यापारी थे वह सभी लोग मुक्त व्यापार करते थे, यानी सभी को टैक्स नहीं लगता था। इसलिए यहाँ पे 1770 का जो फरमान किया था फारूक सियर कि हाँ यहाँ पे अंग्रेज़ जो है केवल करेगा, तो वह आपको धीरे धीरे यहाँ पे उसका प्रभाव कम होने लगा था। और फिर आपको मुंगेर क्या किया, तो आपको मुंगेर में जो मीर कासिम था इसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और 40,000 सैनिकों का फौज तैयार किया। जब यह पता चला बात आपको अंग्रेज़ को, तो अंग्रेज़ बौखला गया और फिर इससे युद्ध करने लगा। और युद्ध जब करने लगा तो यहाँ पे जो मीर कासिम था वह आपको अंग्रेज़ों से थोड़ा मोड़ा छोटा युद्ध हुआ था, तो उसमें हार गया था और यह भाग कर जाके अवध चला गया था। तो यहाँ पे जब यह अवध में गया आपको मीर कासिम, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। तो ये जो आपका उस समय 3 सत्ता थी, एक तो आपका बंगाल था जो यहाँ पे आपको अंग्रेज़ का कब्जा था यहाँ पे, और बंगाल का यहाँ पे शासक कौन था, तो आपको मीर कासिम तो यहाँ पे हार गया था, क्योंकि मीर कासिम से युद्ध लड़ा तो मीर कासिम तो चला गया यहाँ पे आपको अवध। तो फिर यहाँ पे जब मीर कासिम चला गया तो अंग्रेज़ सोचा कि हाँ इससे अच्छा मीर जाफ़र था, तो यहाँ पे मीर जाफ़र को फिर यहाँ पे शासक बना देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मीर कासिम था वो चला गया अवध, और अवध जाकर फिर यहाँ से जाकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिला, और फिर इसने सब विचार किया और फिर जाकर सोचा कि चलिए हम चलते हैं आपको दिल्ली में। और दिल्ली में उसमें शासक था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों जाकर एक सेना बनाया और तीनों मिलकर जो है आप सोचा कि हाँ हम चलिए अंग्रेज़ से लड़ते हैं। और इन तीनों जो सेना था वही आपका कहलाया त्रिकूट सेना, और यही जो तीनों आपको जो सेना थी वह लड़ा अंग्रेज़ से, और यही जो आपका युद्ध हुआ था वही कहलाता है बक्सर का युद्ध, जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। तो यहाँ पे त्रिकूट सेना में कौन कौन था, तो आपके मीर कासिम था,
जो आपको बंगाल का पहले नवाब रह चुका था और वो भाग कर चला गया था कहाँ पे, तो अवध में, और अवध से शुजाउद्दौला से मिलकर और फिर शाह आलम द्वितीय से मिलकर यहाँ पे एक त्रिगुट सेना बनाई और अंग्रेज़ों से यहाँ पे लड़ाई किया था और वह कहलाया बक्सर का युद्ध। चलिए हम लोग बक्सर के युद्ध को देखते हैं। यहाँ पे जो बक्सर का युद्ध हो रहा था आपको त्रिगुट सेना और अंग्रेज़ के बीच में, तो अंग्रेज़ का सेनापति था हेक्टर मुनरो। यहाँ पे अगर हम बात करें इस युद्ध में तो यहाँ भी वैसा ही हाल हुआ जैसे प्लासी के युद्ध में हुआ था। यहाँ भी अंग्रेज़ों ने क्या किया, आपको इसमें जो मंत्री थे उसको अपने पक्ष में पैसा देकर मिला लिया और फिर आपको यह जो युद्ध था बक्सर का युद्ध, ये भी युद्ध आपको जीत चुका था। मीर कासिम युद्ध से जब यह हार गया युद्ध तो यहाँ पे जान बचाकर दिल्ली भाग गया, जहाँ पे 1777 में यहाँ पे मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज़ जो है मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना देता है। उसके बाद देखिए अंग्रेज़ युद्ध जीतने के बाद यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि ये जीत चुका था आपको इलाहाबाद की संधि, तो यहाँ पे क्योंकि यह बक्सर का युद्ध जीत चुका था अंग्रेज़, तो यहाँ पे आपको इलाहाबाद की संधि की। यहाँ पे तो मीर कासिम भाग ही गया और उसकी मृत्यु हो गई, बचा इसमें 2 शुजाउद्दौला और एक आपका कौन, तब को जो मुग़ल का शासक था शाह आलम द्वितीय। तो ये दोनों से जाकर जो है आपको इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि के लिए फिर रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से बुलाया जाता है, तो हम लोग आगे उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख भी सकते हैं कि बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को फिर जो है दोबारा गवर्नर बनाकर बंगाल का बुलाया गया था और फिर 1765 से लेकर 1767 तक आपको यह बंगाल का गवर्नर रहा था। तो चलिए हम देखते हैं इलाहाबाद की संधि, आपके बुक में भी पढ़ना था तो इसको आपको अच्छे से देखना है। तो इलाहाबाद की संधि याद रखिएगा क्योंकि उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है दोबारा बुलाया गया था, आपको बक्सर युद्ध में शामिल नहीं था। ये बक्सर युद्ध जब हो गया तो फिर बाद में यह आपको रॉबर्ट क्लाइव आया था। तो जो संधि होती है एक आपको होती है शाह आलम द्वितीय से और दूसरी होती है शुजाउद्दौला से, क्योंकि यही दोनों शामिल था। मीर कासिम तो भाग गया था यहाँ से और वो आपको 1777 में वह मर गया था। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में संधि होता है। सबसे पहले संधि होता है 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय से, जो आपके मुग़ल का शासक था। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है आपको अंग्रेज़, तो अंग्रेज़ों को यहाँ से बंगाल, बिहार और उड़ीसा को यहाँ से दीवानी प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे जो है आपको जितना भी कर प्राप्त होगा वो अंग्रेज़ लेगा। इलाहाबाद और कड़ा जो क्षेत्र था वह शुजाउद्दौला के अंदर आता था, यानी ये जो आपका तीनों क्षेत्र था वह पड़ता था शुजाउद्दौला के अंदर। तो इसने बोला आपको शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज़ कि ये क्षेत्र जो है आप शुजाउद्दौला से लेकर हमको दीजिए। तो यानी आपको संधि हुआ नहीं था, लेकिन संधि होने से पहले ये जो है आपको इलाहाबाद कड़ा क्षेत्र को मांग लिया था। तो यहाँ बोला ठीक है उसको भी देंगे। उसके बाद देखिए मुग़ल जो शासक इसके बाद होंगे या जो भी मुग़ल शासक आप हैं तो उनको यहाँ पे पेंशन पे रखा जाएगा, यानी आपको ये नहीं कि आपको कर नहीं दिया जाएगा, आपको पेंशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे पेंशन की शुरुआत इसी आपको इलाहाबाद की संधि से हुई थी। उसके बाद देखिए ये तो हो गया शाह आलम द्वितीय से। उसके बाद यानी 4 दिन के बाद आपको शुजाउद्दौला से देखिए क्या क्या होता है इस संधि के तहत। तो इसको बोलता है कि आप इलाहाबाद और जो कड़ा क्षेत्र है आपको अंग्रेज़ों को दिवाया, क्योंकि अंग्रेज़ को पहले बोल दिया था अंग्रेज़ यहाँ पे शाह आलम द्वितीय से कि हाँ आप दे दीजिएगा। तो ये आपको जाके बोला शुजाउद्दौला को, और शुजाउद्दौला यहाँ पे क्या बोला आपको अंग्रेज़ को दे दिया। और चुनार का जो किला था अंग्रेज़ों को मिल गया इसी के तहत, और अवध पर भी मुक्त व्यापार करने का यहाँ पे अधिकार मिल गया, क्योंकि अवध का शासक था तो यह हार चुका था। तो बोला कि हम पहले बिहार से तो लेते थे, अब आपसे भी लेंगे कर, और वो भी यहाँ पे मुक्त व्यापार करेंगे। उसके बाद देखिए अवध के साथ यहाँ पे क्या हुआ कि 50 लाख का जुर्माना लगा, क्योंकि यह क्या किया था कि आपको यह इसका जो बंगाल का शासक था जो आपके कौन मीर कासिम, उसको यह शरण दिया था। इसलिए आपको अंग्रेज़ बोला कि आप युद्ध में ज़बरदस्ती आप इसमें कूदे हैं तो आपको 50 लाख रुपये हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो ये भी आपको शुजाउद्दौला को देना पड़ा। तो ये सब आपको याद रखिएगा। और जब यह क्योंकि यह फिर दोबारा आया था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का शासक बना तो यहाँ पे द्वैध शासन लगा दिया, और 1765 से लेकर 1772 तक आपको द्वैध शासन यहाँ पे चला था। तो ये आपको इसका काम था। और यहाँ पे द्वैध शासन का मतलब होता है कि दोनों शासन, यानी दो शासन बंगाल में कैसे था, एक था आपका प्रशासनिक कार्य वाला और दूसरा था राजस्व वाला। तो यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक कार्य था, यानी आपको कोई चीज़ रोड टूट गया तो बनवाना, यहाँ पे घर जल गया या कोई कुछ हो गया तो यहाँ पे बनवाना, ये नवाब का काम था। और राजस्व धन का जो प्राप्त था वह अंग्रेज करते थे। मान लीजिए कोई भी जो आपका धन प्राप्ति हो रहा है तो वह पैसा ले लेगा अंग्रेज, और काम करवाना है किसको, तो नवाब को। तो ऐसे आपको द्वैध शासन समझ लिए होंगे। और इसी के वजह से 1770 में जो है भयंकर अकाल पड़ा था, क्योंकि काम होता ही नहीं था और ज़बरदस्ती जितने भी कर पैसा होता था वो अंग्रेज ले लेता था। उसके बाद देखिए रॉबर्ट जो क्लाइव है 1767 में आपको यहाँ से चला जाता है, और 1774 में आत्महत्या कर लेता है। शायद इसको पछतावा हुआ होगा कि हम इतना पाप किए हैं। तो जाकर आपको इंग्लैंड में या मृत्यु को प्राप्त होता है, खुद आत्महत्या कर लेता है। और फिर इसके बाद जो है
जो है आपका बंगाल में अगला जो है आता है गवर्नर जनरल, और वह आता है वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग आता है 1772 में, और इसने क्या करता है, आते ही सबसे पहले देखा कि अकाल पड़ गया है, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसने द्वैध शासन को समाप्त कर देता है और 1782 से लेकर 1785 तक यह रहता है। और इसी के समय में 1773 का आता है एक रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी के तहत जो है आपका जो बंगाल का जो गवर्नर रहता है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो वारेन हेस्टिंग था वो आपको बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि अब जो अंग्रेज आपको अगर हम बात करें तो अभी तक आपने ऊपर देखा होगा प्लासी के तहत और बक्सर के युद्ध के तहत आपको यहाँ पे देखिए बंगाल जीत चुका था, ऊपर आपको मुगल भी जीत चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे देखिए बंगाल, मतलब ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और आपको यहाँ पे अवध और फिर मुगल, ये सब पे कब्जा हो चुका था इधर। अब यहाँ पे इधर कब्जा होने के बाद अंग्रेज सोचा कि हम चलते हैं अब दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में भी गया, और वहाँ पे जो है दक्षिण भारत में उस समय देखिएगा तो यहाँ पे मराठा हुआ करता था, यहाँ पे मैसूर, यहाँ पे निजाम, और यहाँ पे देखिए कर्नाटक, और यहाँ पे त्रावणकोर था। तो ऐसे ऐसा आपको वहाँ पे क्षेत्र था, और फिर धीरे धीरे जो है अंग्रेज जो था आपको दक्षिण की ओर बढ़ा। तो दक्षिण की ओर आने पर जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे दक्षिण में छोटा छोटा राज था, तो ये सब पहले डरा गया था, बोला कि जब उतना बड़ा शासक था बंगाल का वो हार गया, आपको अवध हार गया, मुगल हार गया। तो यहाँ पे इसने क्या सोचा, इस डर से ही है आपको जो है इसने सहायक संधि को स्वीकार करना चाहा और आपको अंग्रेज़ों के अधीन होता चला गया। जैसे देखिएगा तो सहायक संधि आया था, तो क्योंकि बुक में आपका चर्चा था, तो सहायक संधि आया था आपको लॉर्ड ब्लेजली के समय में। कब आया था, तो 1799 में। और इसने एक सहायक संधि लाया और इसके तहत बोला कि आपको अंग्रेज़ों का अधीन रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको आइए लड़ाई कीजिए। तो जितने भी छोटे छोटे राज्य थे इसने क्या किया, आपको जाकर जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और यह अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। तो उसी में सबसे पहला जो आपका सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य बना, वह बना कौन, तो हैदराबाद, और दूसरा राज्य बना अवध। ये आपको सीधा बुक में दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऐसे अगर याद आपको एग्जाम में पूछे कि हाँ कौन कौन से राज्य जो थे वह आपको सहायक संधि को स्वीकार किए थे, तो हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर था, अवध था, पेशवा था और भोसले था। तो यहाँ पे इसको ट्रिक याद रखिएगा कि हम तो आप भरोसे, यानी क्योंकि अंग्रेज के डर से ये जो छोटे छोटे राज्य थे वह बोल दिया कि ठीक है हम आप ही के भरोसे रहेंगे। तो यहाँ पे हम तो आप भरोसे, इसका ट्रिक्स याद रख सकते हैं। जैसे ह से हैदराबाद, म से मैसूर, त से तंजौर, आ से अवध, प से पेशवा और भरोसे से भोसले। तो यहाँ से ये ट्रिक्स याद रखिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे सहायक संधि समझ लीजिए, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लाया गया था 1799 में। और हम आगे पढ़ेंगे मैसूर के बारे में, क्योंकि मैसूर के बारे में भी आपको पढ़ना था, टीपू सुल्तान के बारे में। तो चलिए इसको हम थोड़ा जल्दी कवर करते हैं, क्योंकि अंग्रेज आपको आ चुका था कहाँ पे, तो ये आपको दक्षिण भारत में, और मैसूर से भी यहाँ पे इसका सामना पड़ा टीपू सुल्तान से। चलिए उसको देखते हैं। तो मैसूर को जो आप देखते हैं तो यहाँ पे तो मैप पे देख लीजिए आपका है मैसूर। तो मैसूर की बात करें तो ये मैसूर कहाँ से आया, सबसे पहले मैसूर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसका बैकग्राउंड। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, और यह जो युद्ध हुआ था विजयनगर और बहमनी के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि आपको विजयनगर जो है इसमें यहाँ पे हार गया था। तो विजयनगर हारने के बाद जो है वाडिवार वंश बना था, और इसी युद्ध में आपको इसी के अंदर एक जो राजा थे वह थे आपको चिक्का गणराज, चिक्का कृष्ण राज थे। और इसी चिक्का गणराज कृष्ण राज के बीच में राज में जो है आपको इसका दो बेटा था, एक आपका देवराज और दूसरा था नंदराज। तो यहाँ पे जो नंदराज अगला राजा बनता है, और इसी का जो सैनिक रहता है हैदर अली, और हैदर अली का ही पुत्र रहता है टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए होंगे मैसूर के बारे में और हैदर अली, टीपू सुल्तान के बारे में। यही सब जो है आपको मैसूर का शासक बनता है जो अंग्रेजों से जाकर भिड़ता है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। हैदर अली की अगर हम बात करें तो ये जो हैदर अली था, हैदर अली को क्या किया, 1755 में जो वहाँ के राजा थे, जो आपको नंदराज राजा था, तो नंदराज के द्वारा हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। और वहाँ पे जो जब बना यहाँ पे फौजदार डिंडीगुल का, तो यहाँ पे हैदर अली ने एक आपको नया वहाँ पे शस्त्रागार बनाया, और यहाँ पे शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था। 1761 में क्या किया हैदर अली ने कि अपने राजा की मृत्यु, यानी राजा को हत्या कर दी नंदराज को, और खुद आपको मैसूर का शासक बन गया। और हैदर अली जो था इसकी राजधानी अपना परिवर्तन कर लिया। इसकी राजधानी थी वह मैसूर से श्रीरंगपट्टनम कर लिया, और यहाँ पे रंगपट्टनम करने के बाद सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षण दिया, और फिर फ्रांसीसी से भी यहाँ पे फ्रांसीसी सैनिकों को भी अपने पास में नियुक्त किया, और फिर मैसूर को मजबूत बना लिया, और फिर अंग्रेज़ों के साथ यहाँ पे, और फिर मराठों से भी कुछ क्षेत्र जीता। लेकिन यहाँ पे मेन जो दिया है आपके अंग्रेज़ के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए हम यहाँ पे अंग्रेज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मैसूर था वो अंग्रेज़ से यहाँ पे भिड़ा, तो अंग्रेज़ के साथ भी बहुत सारा युद्ध हुआ। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे
एक जगह हम लोग एक ही जगह देख लेते हैं ताकि कम समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और यह आंग्ल मैसूर टोटल 4 युद्ध होता है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला जो युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ, यह आपको इस जब युद्ध हुआ तो यहाँ पे हैदर अली यहाँ पे जीत चुका था। और हैदर अली जब जीत चुका तो यहाँ पे मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि हुई 1769 में। और यहाँ पे इसके तहत क्या हुआ कि संधि के तहत मैसूर के यहाँ पे खिलाफ अगर बाहरी कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेज इसकी सहायता करेगा। ये उसको कबूलवाया कौन? तो हैदर अली अंग्रेजों से बोला कि हाँ, अगर आप कोई भी हमारे क्षेत्र पर, चाहे वो मराठा या निजाम, कोई भी हमारे ऊपर अगर हमला करता है तो आपको यहाँ पे सहायता करना है। लेकिन बाद में किया नहीं और फिर आपको अंग्रेजों से जो है 50,000 रुपये का जुर्माना भी लिया हैदर अली। तो आपको यह प्रथम आपको आंग्ल मैसूर युद्ध था। उसके बाद देखिए दूसरा मैसूर युद्ध होता है 1780 से लेकर 1784 में। और यह जो युद्ध होता है इसका कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पे देखिए संधि का उल्लंघन हुआ था। क्योंकि मद्रास की जो संधि हुई थी पहली बार, इसमें बोला गया था अंग्रेज के द्वारा कि हाँ, हम आपको यहाँ पे आगे जब मान लीजिए आप कहीं युद्ध लड़ते हैं, चाहे मराठा से चाहे कहीं से भी, तो हम आपको अंग्रेजी सहायता करेंगे। लेकिन यहाँ पे सहायता नहीं किया, इसलिए आपको जो है फिर दोबारा युद्ध हुआ किसमें? तो अंग्रेज और मैसूर के बीच में। और फिर इसका कारण बना संधि का उल्लंघन। और इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकुट। और इसी युद्ध के दौरान यानी 1782 में ही आपको हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और फिर जो बाकी युद्ध संभालता है उसका बेटा टीपू सुल्तान संभालता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे इसमें मंगलौर की संधि होती है 1784 में। और उस समय जो गवर्नर रहते हैं 1784 के समय में वारेन हेस्टिंग रहते हैं। उसके बाद तृतीय युद्ध होता है एक और आपको ये होता है 1790 से लेकर 92 के बीच में। और इसमें क्या होता है? तो इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि जो टीपू सुल्तान शासक बना था तो वह आपको फ्रांसीसियों से समर्थन लेने लगा था, इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच में फिर युद्ध होता है। और संधि के तहत क्या होता है कि मराठा और निजाम को यहाँ पे विजित क्षेत्र दे देता है। और कथन एक बोलता है कि मैंने अपने मित्र मराठा, निजाम और ज़्यादा को मजबूत भी नहीं होने दिया और दुश्मनों का यहाँ पे नाश भी कर दिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर ये जो तृतीय हुआ था वो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और उसके बाद 1799 में हुआ था लास्ट आंग्ल चौथा युद्ध। और इसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पे क्या हुआ था, मृत्यु होने के बाद जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। और फिर आपको जो है मैसूर को यहाँ पे मिला लिया गया था। और इस समय विलेजली जो है यहाँ पे शासक था। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में थोड़ा हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं ताकि अगर पूछता है तो आपको बना लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे अब आपको टीपू सुल्तान के बारे में। आपको जो बुक में दिया गया था, चलिए उसको देखते हैं। तो टीपू सुल्तान का पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। और इसने जो है बादशाह की उपाधि धारण किया था 1787 में। और इसका जो है इसी ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया था। और जैकोबिन एक क्लब था जो फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक था, इसका सदस्य बना था। और श्रीरंगपटना में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तो ये आपको टीपू सुल्तान के बारे में याद रखिएगा। अब देखिए आपके बुक में सीधे एक लाइन में दिया गया था अंग्रेज और मराठा के से कैसे जो है यहाँ पे अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिलाया और फिर पंजाब को कैसे मिलाया। तो देखिए आपको यहाँ पे मराठा के बारे में अगर पढ़िएगा तो आपको मराठा के पूरा क्लास कीजिएगा तभी आपको मतलब 3 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे मराठा को पूरा नहीं पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पे कैसे कैसे हुआ मराठा के साथ। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और उसी के बाद जो है मराठा यहाँ पे कमज़ोर हो गया था। और 1817-19 के युद्ध में जो है मराठा पूरी तरह से पराजित हो गया और यह अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। तो यह डेट आपको पूरा याद रखना है कि 1817 से 19 के बीच में जो है जो युद्ध हुआ था, मराठा यहाँ पे अंग्रेज़ जो है इसके अधीन चला गया था। उसी प्रकार अंग्रेज़ और पंजाब के बीच में जो युद्ध हुआ था और पंजाब जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था, तो वह कैसे हुआ था? तो 1799 से लेकर 1839 तक अगर देखें तो पंजाब जो है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक इसका शासन था पंजाब का। लेकिन जब यहाँ पे जब रणजीत सिंह जब शासक थे वहाँ पंजाब के, तो वहाँ तक ठीक था। लेकिन जब महाराणा रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो पंजाब कमज़ोर हो गया। और 1849 में फाइनली जो है कंपनी के अधीन पंजाब यहाँ पे आ जाता है। तो याद रखिएगा पंजाब को 1849 में जो है अंग्रेजों ने मिला लिया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए एक और आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, जिसको हम बोलते हैं विलय नीति। इसके ये जो अंग्रेजों का विलय नीति था, इसके अनुसार सीधा कहना था अंग्रेजों के द्वारा कि भारत के जितने भी राजा है अगर उसको कोई पुत्र नहीं होता है तो वह राज आपके कंपनी के सीधा डायरेक्ट अधीन आ जाएगा बिना कुछ किए ही। तो ये आपको विलय नीति था और यह लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो भी घटना घटा था यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। जैसे इसी के समय से आया था राज्य हड़प नीति, जिसको विलय नीति बोलते हैं। उसी के समय आपको 1854 में वुड डिस्पैच आया था। इसी के समय पहली बार भारत में रेलवे चलाई गई थी 1853 में। इसी के समय डाक तार सेवा शुरुआत किया गया था कोलकाता से आगरा के बीच में। और इसी के साथ में ही शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। तो यहाँ से आप याद रखिएगा। यहाँ पे लेकिन मेन आपको याद रखना है कि व्यापक सिद्धांत यानी जो विलय नीति है, डॉक्ट्रिन लेफ्ट है, ये आपको लाया गया था
लॉर्ड डलहौजी के समय में, और इसी के तहत सबसे पहले 17 को 1848 में सबसे पहले इस सिद्धांत के तहत अब यानी इस विलय नीति के तहत अंग्रेजों के अधीन किया गया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में जो है इस नीति के तहत अंग्रेज अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। यानी 1856 तक अगर आप देखिएगा तो लगभग संपूर्ण भारत जो है कंपनी के अधीन आ गया था, चाहे वह विलय नीति से हो या राज्य हड़प नीति से हो या सहायक संधि से हो। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब हम चलिए देखते हैं इसके अभ्यास को। तो अभ्यास में चलिए इसको देखते हैं और पहले क्वेश्चन जो है इसका हम देखते हैं। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत और यूरोप के बीच में स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में खाली स्थान महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ पे भारत और यूरोप के बीच में होने वाला जो मार्ग था, यहाँ पे जितने भी सौदागर थे यानी जितने भी जो व्यापारी आते थे तो उनकी यहाँ पे बहुत भूमिका थी। तो यहाँ पे सौदागर लिख लीजिए, यानी जो व्यापारी होता था उसकी भूमिका थी। उसके बाद है कंपनी के द्वारा खरीदा गया माल खाली स्थान में रखा जाता था। तो कंपनी जो भी माल खरीदी थी उसको फैक्ट्री में रखेगी, तो आपको यहाँ पे फैक्ट्री भर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक दिन के बाद एक के एक बाद कई लड़ाइयाँ लड़ी जिससे मराठा खालिस्तान कर दिया गया। तो यहाँ पे एक से एक जब लड़ाइयाँ लड़ती है कोई भी, चाहे मराठा हो या कोई भी, तो धीरे धीरे वह कमज़ोर पड़ गई। तो यहाँ पे आप कमज़ोर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए खाली स्थान अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किसने किया था? तो बताए हैं आपको, हम तो आप भरोसे। तो यहाँ पे हम तो यानी आपको हैदराबाद, तो यहाँ पे आप हैदराबाद भर दीजिए। उसके बाद देखिए अंगन नंबर सवाल है कि खाली स्थान ने विलय नीति का अनुसरण किया था। तो यहाँ पे विलय नीति का अनुसरण किसने किया था, यानी किसने लाया था? तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। तो आप यहाँ पे अंग्रेजों भर दीजिए। उसके बाद देखिए अगला है सही गलत का निशान भरने के लिए। चलिए इसको देखते हैं। पहला नंबर कौन नंबर सवाल है कि यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना लेने आए थे। तो यहाँ पे सोना लेने नहीं आए थे, आपको ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे व्यापार करने तो आए थे लेकिन सोना लेने नहीं आए थे। उसके बाद है ख नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। तो ये आपका सही था, आपको एक अधिकार मिला था 15 वर्षों के लिए रानी एलिजाबेथ के द्वारा। तो ये भी सही है। उसके बाद है ग नंबर कि भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक से एक करके अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में जितने भी राज्य थे क्षेत्रीय उनमें एकता नहीं थी और इसलिए भारत आपका अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। घ नंबर आपका यहाँ पे सवाल है कि कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व काफ़ी नुकसान होता था। तो ये बिल्कुल सही है, कर मुक्त व्यापार होने से आपको बंगाल को नुकसान हुआ और आपको अकाल भी पड़ गया था। तो ये आपको चीज़ें याद रखिएगा। और आगे हम बात करेंगे। आपका ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है 5 नंबर। और वीडियो देखने के लिए कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको खुद से जो है साइंस और बाकी चीज़ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इसका आगे का जो चैप्टर है कोशिश करते हैं कि आपको 1-2 दिन में मिल जाए। बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।